हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो सेशन है स्पेशली एमपी के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एमपी पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को पता होगा कि एमपी पीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो एग्जाम है वो 17 दिसंबर को होने वाला है, जहां पर आपको 10 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो प्रॉपर एक सीरीज होने वाली है, जहां पर आपको 10 वीडियो की सीरीज में 10 यूनिट आपको प्रॉपर कंप्लीट कराई जाएगी। हर यूनिट से आपको टॉप 100 क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करवाए जाने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं, और इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि आने वाली एमपीपीएससी प्री में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने ये सीरीज प्रॉपर फॉलो कर ली, 10 वीडियो अगर आपने देख लिए फ्रेंड्स, तो 70 से 80% क्वेश्चंस आपको यहीं से पूछे जाने वाले हैं, याद रखिएगा। इसीलिए प्रॉपर सारे वीडियो फॉलो कीजिएगा। इस सीरीज का ये पहला वीडियो है जहां पर देखिए हम यूनिट 1 के टॉप 100 एमसीक्यूज को यहां पर डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जितनी भी रिलीवेंट डिटेल में आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा, उनको भी नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपके 500 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से ही यहां पर तैयार हो जाएंगे। शुरू करते हैं। पहली यूनिट आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश का इतिहास पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का आर्ट और मध्य प्रदेश के कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट यूनिट में। देखिए, फर्स्ट यूनिट का अगर हम पूरा की पूरा लेआउट देखें, सीक्वेंस देखें कि क्या क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए फर्स्ट यूनिट में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश का इतिहास पूरा पूछा जाता है, और इतिहास में होने वाले जो स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश में हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमको एमपीपीएससी प्री में देखने को मिलते हैं फर्स्ट यूनिट से। इसके अलावा एमपी की कला और स्थापत्य कला से क्वेश्चन आते हैं, एमपी की ट्राइबल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमपी के जो टूरिज्म है, पर्यटन स्थल है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमपी के जो साहित्यकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एमपी के जो जनजाति व्यक्तित्व हैं, वहां से भी हमें यूनिट 1 से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जितने भी टॉप 100 क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करेंगे, वो हमारे यहीं से होने वाले हैं। ध्यान से एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एमपी जीके, मध्य प्रदेश जीके को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डेप्थ में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर मेरा एमपी मध्य प्रदेश जीके का कोर्स अवेलेबल है, एमपीपीएससी की बैच अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही डेप्थ में पूरा मध्य प्रदेश जीके वहां पर मैंने आपको कवर करवाया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं या फिर वो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपके कभी भी एग्जाम में मध्य प्रदेश के क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी कोर्स का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके लिए सभी कोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए यूट्यूब पर आपके लिए लास्ट ईयर का पूरा करंट अफेयर मैंने मध्य प्रदेश का दिया था। उसके अलावा इस साल के शुरुआत के भी मंथली मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के मेरे वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, क्योंकि 2 साल का मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स या नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सभी को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली यूनिट का हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश प्रीलिम्स के लिए। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? लास्ट ईयर जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, पूछा गया है कि किस जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। तो यह जनजाति है मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति। अगर सहरिया जनजाति की हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सहरिया जनजाति का निवास है। स्पेशली अगर हम जिले देखने जाएं, तो ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर आदि जिलों में मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति निवास करती है। इससे रिलेवेंट डिटेल भी याद रखिएगा। जैसे कि देखिए, काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि माइंड बेस्ड होते हैं, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, सहरिया जनजाति की जब हमने बात की कि भैया ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना में मिलेगी, तो इसके आसपास जो नेशनल पार्क है ना, वहां पर भी हमको सहरियाओं का निवास स्थान देखने को मिलेगा।
जैसे अगर क्वेश्चन आया था कि माधव नेशनल पार्क में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो आंसर क्या हो जाता? सहरिया, क्योंकि माधव नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी के शिवपुरी जिले में स्थित है। कुनो नेशनल पार्क की बात करते हैं तो श्योपुर जिले में, वहां पर भी सहरिया जनजाति का निवास है। मध्य प्रदेश की सीधी जनजाति है, भीलों को अपना बड़ा भाई मानती है। मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। एमपी की 3 विशेष पिछड़ी जनजाति कौन? तो सहरिया, बेगा और तीसरी है भारिया। ये एमपी की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां, याद रखिएगा। इनमें से सहरिया की हम बात कर रहे हैं, ये भी विशेष पिछड़ी जनजाति है, उत्तरी मध्य प्रदेश में निवास करती है। इनका जो कुटुंब होता है, पारिवारिक इकाई है, उसे कुटुंब कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और कुटुंब का जो मुखिया होता है वो कहलाता है पटेल। क्या कहलाता है? पटेल। लेकिन एक सम्मानजनक उपाधि के रूप में खूटिया पटेल का भी उपयोग सहरिया जनजाति में किया जाता है। सम्मानजनक एक उपाधि है खूटिया पटेल। इस जनजाति में मुख्य रूप से एक बहुत ही फेमस नृत्य फेमस है, जिसे कहा जाता है दुलदुल घोड़ी, याद रखिएगा। और एक और लहंगी नृत्य। दुलदुल घोड़ी नृत्य और लहंगी नृत्य मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति में देखने को मिलते हैं। क्लियर? जड़ी बूटियों का सबसे अच्छा ज्ञान है सहरिया जनजाति को, और भीलों को अपना बड़ा भाई मानती है। क्लियर हो जाता है? तो खूटिया पटेल सहरिया जनजाति में एक सम्मानजनक उपाधि के रूप में इस वर्ड को यूज किया जाता है। आगे आते हैं। जबलपुर के रूपनाथ और दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हमको एमपीपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं बार बार, तो आपको याद रखना चाहिए। जबलपुर में देखिए रूपनाथ अभिलेख अशोक का है, और इसके अलावा दतिया का गुर्जरा अभिलेख भी हमें अशोक का ही देखने को मिलता है। अशोक की बात करते हैं तो यह मौर्य वंश का शासक था, आप सभी को पता है। जब इसके पिता बिंदुसार मगध के शासक थे, तब ये 11 वर्ष तक मध्य प्रदेश के अवंती का प्रांतपति था। अवंती वर्तमान उज्जैन। तब यह मध्य प्रदेश में विदिशा की एक व्यापारी की पुत्री से विवाह करता है, जिनका नाम संभवत श्रीदेवी या कुमार देवी, कहीं कहीं महादेवी भी देखने को मिलता है। उनसे विवाह होता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि मध्य प्रदेश में अशोक का ससुराल कहाँ है, तो ये विदिशा में, प्राचीन काल में बेसनगर के नाम से जाना जाता था, विदिशा। ठीक है। अब अशोक बाद में, आप सभी को पता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है। तब काफी सारे अभिलेख और शिलालेख, स्तूप का निर्माण पूरे भारत में करता है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अवंती में 11 साल तक प्रांतपति था, इसीलिए एमपी से काफी लगाव रहता है। तो मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप 2री-3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में अशोक के द्वारा स्थापित करवाए जाते। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के दतिया में गुर्जरा अभिलेख का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया जाता है। यहां पर यह चीज याद रखिएगा कि गुर्जरा अभिलेख जो कि दतिया में स्थित है, इसमें अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी के नाम से मेंशन किया गया है। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक का नाम देखने को मिलता है गुर्जरा अभिलेख में, दतिया में स्थित है। क्लियर? जबलपुर में रूपनाथ अभिलेख देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा पान गुराड़िया एक अभिलेख है, यह मध्य प्रदेश के सीहोर में। ठीक है। किसका है? यह अशोक का है। सारो मारो अभिलेख, मारो अभिलेख, यह भी मध्य प्रदेश के सीहोर में मिला है। किसका है? तो यह अशोक का है। ठीक है। इसके अलावा जबलपुर का रूपनाथ आपको पता चली गया है। एक तुमैन स्तूप काफी फेमस है, तुमैन स्तूप है ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर में स्थित है। इसकी विशेषता है अशोक के इस स्तूप की कि यह गुजरात और मथुरा के व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। तुमैन स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश के अशोकनगर। अब क्योंकि जो विदिशा की जिस व्यापारी की पुत्री से विवाह करता है, तो व्यापारी क्या होता है? वैश्य वर्ग होता है। इसीलिए अपनी पत्नी कुमार देवी, महादेवी या श्रीदेवी की याद में यह वैश्य टेकरी का भी निर्माण करता है। इसको याद रखिएगा। वैश्य टेकरी मध्य प्रदेश में कहां देखने को मिलती है? तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, वैश्य टेकरी स्तूप। ठीक है ना? मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, अशोक का है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, बता दिए मैंने आपको। आगे चलते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध डोकरा कला के लिए सही नहीं है? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हाल ही में पूछे गए, तो आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं।
इसके कथन देखते हैं। यह कला बैतूल की भारे व आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो बैतूल में जो स्थानीय आदिवासी है उनमें डोकरा कला काफी फेमस है, ध्यान रखिएगा। यह एक अलोह धातु ढलाई कला है, तो यह भी बिल्कुल सही है। लोहे का उपयोग नहीं किया जाता है कि यह धातु शिल्प है, आप इसको बोल सकते हैं मूर्ति शिल्प है, लेकिन इसमें लोहे का उपयोग नहीं किया जाता। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, यह गलत हो जाता है क्योंकि यह मूर्ति शिल्प है, ध्यान रखिएगा, जिसे डोकरा कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सभी कथन सही होने का सवाल नहीं उठता, आंसर हो जाएगा आंसर सी। मूर्ति शिल्प है डोकरा कला, जो कि बैतूल के स्थानीय आदिवासियों में काफी फेमस है, लेकिन इसमें लोहे का यूज या लोह धातु का यूज नहीं किया जाता। तो आंसर हो जाएगा, सॉरी इसको, हाँ ये सी सही हो जाएगा, अलोह धातु का यूज नहीं किया जाता, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी, क्योंकि यह कपड़ा कला नहीं है। तो यहां पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर सी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, शहादत खां एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो अगर मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति कभी हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि शहादत खां ने क्रांति का नेतृत्व मध्य प्रदेश की मऊ छावनी से किया है। तो भागीरथ सिलावट, शहादत खां और वंश गोपाल ये मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया है, और उसके अलावा समय समय पर इन्होंने अलग अलग क्रांतियां लड़ी है। सुमेलित करना है, आइए देखते हैं। ये भी 1857 की क्रांति के ही सारे मेंबर है। बताना है कि किसने कहां से क्रांति में भाग लिया है और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया है। तो शेख रमजान की बात करें तो इन्होंने 1857 की क्रांति में सागर से भाग लिया था, तो ए हो जाता है 2। सागर से क्रांति का नेतृत्व शेख रमजान ने किया था। शंकर शाह की बात करें तो ये गढ़मंडला से रिलेटेड शासक थे, तो इन्होंने यहां से क्रांति का नेतृत्व किया है, तो बी का हो जाता है यहां पर 1। नारायण सिंह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था, तो सी का हो जाता है 4। और शहादत खां, अभी हमने बात की, महू छावनी से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, तो डी का हो जाता है यहां पर 3। देखिए एक सीक्वेंस आपको कहीं देखने को मिल रहा है क्या, तो 2 1 4 3, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है ना, ये हो जाता है 1857 क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि हाल ही में एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण किया? गांगेदेव से काफी क्वेश्चन बार बार पीएससी में रिपीट होते हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये किस वंश के शासक है। तो गांगेदेव मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश के शासक थे, जिनका शासन त्रिपुरी या जबलपुर के क्षेत्र में था। ठीक है, इनका उल्लेख देखने को मिलता है हमें अल बरूनी की किताबों में। अल बरूनी जो कि एक अरबी भूगोलविद था, अरब से आया हुआ एक साहित्यकार था, भूगोलविद था बोल सकते हैं, इतिहासकार बोल सकते हैं। इनकी एक पुस्तक काफी फेमस है जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, महमूद गजनबी के समय ये भारत आते हैं। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई इनकी किताब है, काफी फेमस है। इन्होंने अपनी किताब में कलचुरी शासक गांगेदेव और उनकी कैपिटल त्रिपुरी के बारे में वर्णन किया। आपको यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि कलचुरी शासक गांगेदेव को परमार वंश के शासक राजा भोज ने युद्ध में हराया था। परमार वंश मध्य प्रदेश के मालवा पर कभी शासन था। सबसे योग्य शासक परमार वंश में राजा भोज देखने को मिलते हैं। इन्होंने कलचुरी वंश के शासक गांगेदेव को युद्ध में हराया था। ठीक है ना, अभी के लिए गांगेदेव और उनकी कैपिटल त्रिपुरी का वर्णन अल बरूनी की किताब में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, आइए देखते हैं। साकेत रामायण कला संग्रहालय, तो रामायण कला संग्रहालय ओरछा में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। ओरछा मध्य प्रदेश की अयोध्या कहलाती है, याद रखिएगा, निवाड़ी जिले में, क्योंकि ओरछा के राजा भी राम को माना जाता है, तो मध्य प्रदेश की अयोध्या कौन, ओरछा। प्रेमचंद्र सृजन पीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। मुक्तिबोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में देखने को मिलती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तुलसी शोध संस्थान भोपाल में ना होकर यह सतना जिले में स्थित है, सतना के रामवन या चित्रकूट में स्थित है तुलसी शोध संस्थान। तो गलत पूछा युग्म, तो आंसर डी हो जाएगा। एक बार नजर डाल लेते हैं क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए सारे सृजन पीठ बता देता हूं। महादेवी वर्मा सृजन पीठ की बात करें तो भोपाल में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी में यह स्थित है। निराला सृजन पीठ की बात करते तो उज्जैन में है। अभी हमने
निराला सृजन पीठ, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये देखने को मिलती है हमको भोपाल में। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, निराला सृजन पीठ है भोपाल में। भोपाल में हमें ये देखने को मिलती है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में। प्रेमचंद्र सृजन पीठ की बात करें तो ये है हमारे उज्जैन में, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ उज्जैन में स्थित है। किस यूनिवर्सिटी में, अभी मैंने आपको बताया, तो ये देखने को मिलेगी हमें विक्रम विश्वविद्यालय में। ठीक है, आगे बढ़ते। मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में स्थित है, मध्य प्रदेश के सागर में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में देखने को मिलती है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में स्थित है। राजेंद्र माथुर पत्रकारिता सृजन पीठ और गांधी शोध सृजन पीठ इंदौर में डीएवीवी में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में परशुराम सृजन पीठ, परशुराम की जन्म स्थली है जानापाव महू, तो यहां देखने को मिलेगी। और शंकराचार्य सृजन पीठ देखने को मिलेगी ओमकारेश्वर में। काम चल रहा है, बनेगी तब हम बात करेंगे, पर कहां पर स्थापित होगी, तो ओमकारेश्वर खंडवा में स्थापित होगी। ठीक है, अभी हाल ही में शंकराचार्य की मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची मूर्ति भी ओमकारेश्वर में ही स्थापित की गई है। इसके बाद तुलसी संग्रहालय, अभी हमने बात की सतना जिले में, ना कि भोपाल में। रामायण कला संग्रहालय ओरछा में है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भोपाल में है। गुजरी महल संग्रहालय, क्योंकि गुजरी महल ग्वालियर में, तो संग्रहालय भी कहां होगा, ग्वालियर में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करें तो यह भोपाल में स्थित है। देश का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय, काफी क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर, भोपाल। जहांगीर महल संग्रहालय, तो जहांगीर महल कहां है, ओरछा टीकमगढ़ में, अब निवाड़ी में हो गया है, तो इसको सही कर लेना। स्थापित टीकमगढ़ में हुआ था, अब ये आ गया है निवाड़ी में। निवाड़ी के ओरछा में जहांगीर महल संग्रहालय देखने को मिलता है। देवी अहिल्याबाई संग्रहालय खरगोन के महेश्वर में है। यशोवर्धन संग्रहालय मंदसौर में। और रानी दुर्गावती संग्रहालय, क्योंकि दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में, तो रानी दुर्गावती संग्रहालय भी जबलपुर में देखने को मिलता है। ओके, जनजाति संग्रहालय भारत का पहला, मध्य प्रदेश के भोपाल में। श्री बादल भूमि राज्य जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा में। जनजाति संस्कृति संग्रहालय पूछा जाए तो भोपाल। आदिवासी कला संग्रहालय देखने को मिलता है खजुराहो में। प्राग ऐतिहासिक कालीन शिला चित्र मध्य प्रदेश में कहां पाए गए हैं, तो इन चारों में से भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। प्राग ऐतिहासिक कालीन पुरातत्व स्थल, अब ये क्या होता है, तो देखिए इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल जिसका लिखित प्रमाण नहीं है। सेकंड आग ऐतिहासिक काल जिसका लिखित प्रमाण है लेकिन पढ़ा नहीं गया, लाइक सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आता है ऐतिहासिक काल जिसको पढ़ा गया है, लिखा गया है, और जो भी इतिहास की जानकारी है वो लिखे हुए के आधार पर है, पढ़ा भी गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो कि कभी भी पढ़ा नहीं गया, वो कौन सा है, भीमबेटका की गुफा है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देखने को मिलती है। याद रखिएगा, यहां पर भीमबेटका के बारे में आपको एक चीज और याद रखना चाहिए कि यह मध्य प्रदेश का यूनेस्को साइट है। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था 2003 में। तीसरा यूनेस्को साइट है एमपी का। खोज किसने की थी, तो 1957 में वीएस वाकड़कर ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा, वाकड़कर भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है भीमबेटका की गुफाएं। 700 से ज्यादा गुफाओं का समूह देखने को मिलता है। कैसी गुफाएं हैं, प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं। ओके, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे, तो ये मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम रह चुके हैं, एमपी के लौह पुरुष कहलाते हैं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। ठीक है, इन्होंने संध्या नाम का एक समाचार पत्र निकाला था, एक सारथी भी इनका काफी फेमस है समाचार पत्र। तो संध्या और सारथी ये पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के समाचार पत्र है, आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे आ जाइए। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है, तो देखिए आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख गौण चित्रकार हैं। गौण चित्रकला से इनका संबंध है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश के अन्य गौण कलाकारों की बात करें तो देखिए भज्जू श्याम, दिलीप श्याम, दुर्गा बाई व्याम और सुखनंदी व्याम ये अन्य गौण जनजाति के प्रमुख कलाकार है, इन्हें भी याद रखिएगा। एक और फैक्ट यहां पर जो इंपॉर्टेंट हो जाता है,
हाल ही में देखिए अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश की गौण चित्रकला को जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से नोट कर लीजिएगा। स्पेशली अप्रैल 2023 में गौण चित्रकला को मध्य प्रदेश से जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ओके, चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए चरण पादुका नरसंहार हुआ कहां था, पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हुआ था मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चरण पादुका नाम का एक प्लेस है। यहां पर आजादी के समय या आजादी की जब लड़ाई चल रही थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 14 जनवरी 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन देश में चल रहा था, तो उसको समर्थन देने के लिए कुछ जो आंदोलनकारी होते हैं वो एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन करते हैं चरण पादुका नामक स्थान पर छतरपुर में। एक अंग्रेज कैप्टन आता है और यहां पर इनको हटने की चेतावनी देता है, जाने की चेतावनी देता है, और वो हटते, सभा के जो क्रांतिकारी या आंदोलनकारी बोले वो हटते उससे पहले उन पर गोलियां चला दी जाती है। काफी सारे लोग मारे जाते हैं, काफी सारे लोग घायल होते हैं। अब ये जो नरसंहार हुआ है छतरपुर के चरण पादुका में, इसे ही चरण पादुका नरसंहार के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को हुआ था। यहां पर जो अंग्रेज कैप्टन था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था वो कैप्टन फिशर था। आंसर डी हो जाएगा। ओके, अब आपको ये जो नरसंहार है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये किसी की तो याद दिला रहा होगा इतिहास में। ये आपको याद दिलाएगा जलियांवाला बाग की। सेम प्रोसेस है, सेम कंडीशन है। तो जलियांवाला बाग की क्योंकि याद दिला रहा है आपको, इसीलिए मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? कभी ये क्वेश्चन आता जो कि पीएससी ने पूछा है, तो ये चरण पादुका नरसंहार है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहलाता है, याद रखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता कि एमपी में चरण पादुका का मेला कहां लगता है, तो चरण पादुका का मेला एमपी के छतरपुर जिले में लगता है। शहीदों का मेला कहा जाता है क्योंकि यहां पर काफी सारे जो आंदोलनकारी थे वो मारे गए थे, तो ये शहीदों के मेले के नाम से जाना जाता है। गोली चलाने वाला अंग्रेज कैप्टन कैप्टन फिशर था। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था ये, 1931 में एमपी के छतरपुर में। ठीक है, चलिए। धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो देखिए धर्मराजेश्वर स्मारक पूछे या आपसे धर्मराजेश्वर की गुफाएं पूछे, यह मध्य प्रदेश के दशपुर में स्थित है। दशपुर मतलब मध्य प्रदेश का मंदसौर। एमपी के मंदसौर में धर्मराजेश्वर गुफाएं या धर्मराजेश्वर स्मारक देखने को मिलती है। ठीक है, 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य में हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित काफी गुफा मंदिरों का निर्माण यहां पर किया गया है। मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश के टाइम पीरियड में इनका निर्माण किया गया था। तो धर्मराजेश्वर स्मारक एमपी के दशपुर या मंदसौर में स्थित है, याद रखिएगा। मंदसौर किस नदी के तट पर है? कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, तो ये शिवना नदी के तट पर है। ओके, मंदसौर शिवना नदी के तट पर है। मंदसौर में ही एक किला देखने को मिलता है जिसे मंदसौर के किले के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि मंदसौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में मंदसौर का किला बनवाया था। इस किले के अंदर 500 साल पुराना तापेश्वर महादेव का मंदिर भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अधिकरण नहीं है? तो देखिए यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ये थोड़ा सा माइंड को चलाने वाला क्वेश्चन था क्योंकि ऐसे कितने जिलों में हम बेगा विकास अधिकरण को याद रखेंगे। तो यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई इनमें से किन जिलों में बेगा जनजाति का निवास है और किस जिले में नहीं है। जहां पर बेगा जनजाति का निवास नहीं होगा वहीं पर बेगा विकास अधिकरण देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? अब हम बेगा जनजाति की बात करते हैं। तो बेगा जो कि मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है, बताया था मैंने आपको। 3 विशेष पिछड़ी जनजाति एमपी की कौन सी? बेगा, सहरिया और भारिया। बेगा एमपी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। मुख्य रूप से बालाघाट, सिवनी, मंडला, शहडोल, इन जिलों में बेगा जनजाति का निवास देखने को मिलता है। तो देखिए दक्षिण पूर्वी या पूर्वी जिले देखेंगे तो मंडला पूर्व में आता है ना। फिर शहडोल भी मध्य प्रदेश के पूर्व में और बालाघाट भी एमपी का दक्षिण पूर्वी जिला है। तो इन 3 जिलों में बेगाओं का निवास मिलेगा। लेकिन रायसेन मिडवल एमपी में आता है, बीच में आता है, तो
ये ऑप्शन यहां से देखिए थोड़ा सा अलग जा रहा है, तो हम आंसर लगाते हैं यहां पर रायसेन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। रायसेन में क्योंकि बेगा जनजाति का निवास नहीं है, तो यहां पर बेगा विकास अधिकरण देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं देखिए जो कभी नहीं पढ़े होंगे एमपी में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा, अगर आपने तैयारी की है, मध्य प्रदेश जीके को पढ़ा है, तो आप इजीली उसका आंसर थोड़ा सा माइंड लगा के बता पाओगे। ठीक है ना। बेगा जनजाति की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया एमपी की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। बेगा जनजाति में एक लोक देवता काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में बूढ़ा देव किस जनजाति के देवता हैं, तो ये बेगा जनजाति के देवता हैं, जो कि साज के वृक्ष में निवास करते हैं। कहीं काफी जगह पर साल के वृक्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है, स्थानीय रूप से इसे साज का वृक्ष कहा जाता है। तो बूढ़ा देव जो कि बेगा जनजाति के मुख्य देवता हैं, ये साज के या साल के वृक्ष में निवास करते हैं। एक और देवता से देखिए, अगर जनजाति से देवता पूछे जाते तो पहला क्वेश्चन बूढ़ा देव से आता, अगर यहां से नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन लोहासुर से आता है कि लोहासुर किस जनजाति के देवता है। तो एमपी में लोहासुर सहरिया जनजाति के देवता हैं, इसे भी याद रखिएगा। सहरिया जनजाति जो कि गोंड जनजाति की एक उपजाति है, इसके देवता हैं, इनके देवता हैं लोहासुर। ओके, बेगा स्पेशली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करना है, आइए देखते हैं। तो देखिए नावदा टोली कहां पर है, ये पुरातत्व स्थल है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एमपी के खरगोन में स्थित है नावदा टोली। नावदा टोली मध्य प्रदेश के खरगोन में, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। एरन पूछता तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में आता है ना। तो नावदा टोली जो कि एक पुरातत्व स्थल है, एमपी के खरगोन में स्थित है, याद रखिएगा। यहां पर ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले, तो ए का हो जाएगा 2, पुरातत्व स्थल है। एरण एमपी के सागर में, अभी मैंने आपको बताया पूरे भारत में सती प्रथा का पहला साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिला है, तो बी का हो जाएगा 3। किसका है एरण अभिलेख? भानुगुप्त का है, जो कि गुप्त वंश का शासक था। त्रिपुरी एमपी के जबलपुर में आता है, यहां पर सातवाहन वंश के सिक्के मिले, तो सी का हो जाएगा 4। फिर गुर्जरा अभिलेख एमपी के दतिया में, शुरू में हमने बात की थी, किसका है ये? अशोक का है ना, अशोक का लघु शिलालेख है, तो डी का हो जाएगा यहां पर 1। ये सीक्वेंस आपको कहां दिख रही है? तो ये सीक्वेंस हमको दिखेगी आंसर सी पर। इजी है ना, डरने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ही इजीली बनते हैं। अगर आप रिलैक्स होकर इनको पढ़ेंगे और आपने एमपीजी के पढ़ा है तो आप इजीली बना लोगे। कोई भी दिक्कत आती है तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं रूट एप्लीकेशन पर, वहां पर एमपीजी के मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, कभी भी आपका एमपी का क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो इनमें से नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु चिंचालकर और अमृतलाल वेगड़ ये मध्य प्रदेश के चित्रकार हैं, लेकिन नाना साहेब पेंसे एमपी से संबंधित नहीं है। ओके, ये एमपी के चित्रकार नहीं है। इनमें से अमृतलाल वेगड़ को स्पेशली याद रखिए, क्योंकि ये नर्मदा पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं एमपी में। तो आइए मध्य प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट चित्रकार है, आगे भी जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी देख लेते हैं। डी देवलालीकर, ये आते हैं एमपी के धार जिले से, ठीक है ना। चित्रकला का पितृ पुरुष कहा जाता है मध्य प्रदेश में इन्हें, तो एमपी के चित्रकार हैं। विष्णु चिंचालकर देवास से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। पेंटिंग याद रख पाओ तो लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट इनकी एक प्रमुख पेंटिंग है, विष्णु चिंचालकर की, एमपी के देवास से। अमृतलाल वेगड़, अभी हमने इनकी बात की, जबलपुर से हैं। नर्मदा पुत्र कहलाते हैं, नर्मदा पर काफी किताबें लिखी है। सौंदर्य यानी नदी नर्मदा, ये एक इनकी किताब है जिनके लिए इन्हें 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अन्य चित्रकार जो कि एमपी के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जे जोशी, सैयद हैदर रजा, नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु भटनागर, मकबूल फिदा हुसैन, अमृतलाल वेगड़ और कल्याण प्रसाद शर्मा, ये एमपी के अन्य चित्रकार हैं, ठीक है ना। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मांधता है? तो मांधता मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम है। किस जिले में आता है? ये खंडवा है ना, एमपी के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है एमपी का। किन दो नदियों के संगम, अगर पूछे किस नदी के किनारे, तो नर्मदा। किन दो नदियों के संगम पर है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता तो ये नर्मदा और कावेरी के संगम पर है, याद रखना। कावेरी एक क्षेत्रीय नदी है, नर्मदा की एक धारा है।
नर्मदा और कावेरी के संगम पर ओमकारेश्वर स्थित है। प्राचीन समय में मांधाता के नाम से जाना जाता था। मांधाता पर्वत भी ओमकारेश्वर में देखने को मिलता है। और कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए मध्य प्रदेश में मांधाता का मेला कहाँ लगता है, तो यह भी खंडवा के ओमकारेश्वर में ही आयोजित किया जाता है। ठीक है। तुर्रा कलगी लोक नाट्य विशेष रूप से कहाँ प्रसिद्ध है? तो तुर्रा और कलगी वैसे तो सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन यहां पर देखिए हमने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड किया है। यह है विशेष रूप से कहां प्रसिद्ध है, तो फिर आंसर हो जाता आंसर बी निमाड़। ठीक है ना। निमाड़ में तुर्रा और कलगी हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है। एमपी का लोक नाट्य, एक्चुअल में ये जो लोक नाट्य ना, ये हिंदू रिलीजन से संबंधित लोक नाट्य, शिव पार्वती से संबंधित लोक रंगमंच कार्यक्रम है, जहां पर संगीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से शिव और पार्वती की गाथाएं सुनाई जाती है। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता कि एमपी का कौन सा लोक नाट्य शिव पार्वती की कथा से संबंधित है, तो ये कलगी तुर्रा है, कहां प्रचलित है, तो स्पेशली एमपी के निमाड़ में, और राजस्थान में तो लोक मूल रूप से इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन एमपी में निमाड़ क्षेत्र में यह प्रचलित देखने को मिलता है। ठीक है ना। इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, जो कि तुर्रा कलगी जो मंचन होता है नाट्य का, जब उसमें मुख्य रूप से जो वाद्य यंत्र यूज किया जाता है उसे चंग कहा जाता है, और इनके जो संवाद बोले जाते हैं शिव पार्वती और उनके दलों के बीच, उसे बोल कहा जाता है। ठीक है ना। ये छोटी छोटी शब्दावली टर्म्स है, इनको याद रखिए, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एमपी में आजकल कुछ भी पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश जीके से, तो याद रखिएगा। देखिए अब मैं आपको मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोक नाट्य स्पेशली बता देता हूं, जो कि एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए 4 एरिया के शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। ये हो जाता है निमाड़, ये हो जाता है मालवा रीजन, ये हो जाता है बुंदेलखंड, और ये हो जाता है मध्य प्रदेश का बघेलखंड रीजन। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, नृत्य मतलब डांस, ये है राई, और ये प्रसिद्ध है बुंदेलखंड में। कहां पर? बुंदेलखंड। अगर हम मध्य प्रदेश के मालवा के मुख्य रूप से जो लोक नृत्य उनकी बात करते हैं, तो मटकी और आड़ा खड़ा, ये एक ही है ना। मटकी और आड़ा खड़ा ये जो लोक नृत्य है, ये मालवा रीजन में सबसे ज्यादा फेमस है। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मटकी से पूछा जाता है। बुंदेलखंड में सबसे पहला हमने राई देखा, जो कि एमपी का राज्य नृत्य। इसके अलावा नौटंकी और बधाई, ठीक है ना, ये भी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में सबसे ज्यादा फेमस है। तो मटकी मालवा हो जाता है, राई, नौटंकी और बधाई एमपी के बुंदेलखंड रीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर आता है बघेलखंड में, तो बघेलखंड में सेला, सुआ और परधोनी नृत्य देखने को मिलते हैं। वैसे ये जनजाति के भी मूल नृत्य जो कि बेगांव में भी देखने को मिल जाते हैं, पर क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं तो सेला, सुआ और परधोनी बघेलखंड रीजन में हमको देखने को मिलता है। फिर निमाड़ की बात करते हैं तो गणगौर, चटकोरा और डंडा नाच, ये हमको मध्य प्रदेश के निमाड़ रीजन में लोकप्रिय रूप से फेमस देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब यहां पर चटकोरा, अगर जनजाति से पूछा जाए किस जनजाति का लोक नृत्य, तो चटकोरा से याद रखिएगा ये कोरकू जनजाति का लोक नृत्य। ये काफी क्वेश्चन आता है, इसलिए क्षेत्र भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आते हैं लोक नाट्य से, तो मध्य प्रदेश का राज्य लोक नाट्य की अगर हम बात करते हैं तो ये है माच। ये राज्य लोक नाट्य एमपी के मालवा रीजन में प्रचलित है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो स्वांग और नौटंकी, नौटंकी के नाम से नृत्य भी देखने को मिलता है, नाट्य भी देखने को मिलता है। तो स्वांग और नौटंकी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। मालवा में आते तो माच, कठपुतली और भवई लोक नाट्य के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बघेलखंड में आते हैं तो मनसुका और छाहुर लोक नाट्य मध्य प्रदेश के बघेलखंड में फेमस है। और इसके बाद अगर हम निमाड़ में आते हैं तो रासलीला और गम्मत हमें निमाड़ में देखने को मिलती है, वैसे रासलीला हमें मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो रीजन है ये लगा हुआ है ब्रज क्षेत्र से। तो रासलीला क्योंकि कृष्ण भगवान से संबंधित है, तो ये बुंदेलखंड रीजन में भी देखने को मिलती है। इसके बाद आते हैं लोक गायन।
लोक गायन की बात करते हैं तो सबसे पहला मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, तो आल्हा लोक गायन है ना, आला खंड जो गाया जाता है ना, उसकी रचना जगनिक ने की थी, है ना, आला खंड की रचना जगनिक ने की थी। काफी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। बेरायट और हरदोली की मनोती, ये लोक गायन बुंदेलखंड रीजन में फेमस है। मालवा में संजा गीत, भरथरी गीत और तेजाजी गायन सबसे ज्यादा लोकप्रिय देखने को मिलता है। कहां पर? मालवा। इसके बाद बघेलखंड की बात करते हैं तो बसदेवा गीत, विदेशिया गीत और बिरहा गीत या गायन मध्य प्रदेश के बघेलखंड में देखने को मिलता है। और अगर निमाड़ में आते तो कलगी तुर्रा, अभी हमने बात की थी, एक नाट्य भी है और गाना भी गाते ही हैं क्योंकि गायन शैली भी है। तो कलगी तुर्रा, मसानिया और लावनी ये फेमस है मध्य प्रदेश के निमाड़ रीजन में। क्लियर हो जाता है। तो अब अगर लोकनाट्य, लोकगीत और लोक गायन से क्वेश्चन आएंगे तो कंफ्यूज मत होना। कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि याद नहीं हुआ तो रिवाइंड करके एक बार देख लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न समारोह व उनके स्थान से असमृद्धता को बताइए, मतलब कौन मिसमैच है बताना है। देखिए, ओरछा उत्सव, ओरछा कहां है? निवाड़ी में। तो निवाड़ी में आयोजित किया था, पहले टीकमगढ़ में आयोजित किया जाता था, तो यहां पर टीकमगढ़ थोड़ा सा पास्ट जाके क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि पहले क्वेश्चन आया हुआ है जब निवाड़ी नहीं बना था और ये टीकमगढ़ में आयोजित किया जाता था। तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, हमने लिया है, ठीक है। तो अभी हम ओरछा उत्सव को टीकमगढ़ में मान रहे हैं, लेकिन अब ये आ जाएगा निवाड़ी में। तो इस हिसाब से अगर ऐसा क्वेश्चन पीएससी में आ जाता अभी वर्तमान परिदृश्य में, तो फिर वो क्वेश्चन हटा देता, आपको पता है ना, हटा देते हैं क्योंकि दो आंसर सही हो जाते हैं। पर अभी के लिए हम मान लेते हैं कि निवाड़ी। देखो, ऐसा नहीं है, यहां पर भी लॉजिक है, बाद में बताऊंगा कैसे। पद्माकर समारोह, तो पद्माकर, कवि पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था, इसलिए सागर में कवि पद्माकर समारोह का आयोजन किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह होशंगाबाद में आयोजित किया जाता है क्या? गलत। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद में हुआ था, लेकिन इनके नाम पर जो समारोह है वो आयोजित किया जाता है खंडवा में। अब अगर पीएससी ये क्वेश्चन देता, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह एमपी के जबलपुर में आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही। हालांकि सुभद्रा कुमारी चौहान बिलोंग करती थी खंडवा से, लेकिन इनके नाम पर जो समारोह आयोजित किया जाता है वो जबलपुर में आयोजित किया जाता है। अब अगर पीएससी ये क्वेश्चन पूछता ना, तो 90% संभावना जो वो सही मानता, 100% वही वो जो सही मानता ना, वो आंसर सी होता, क्योंकि ये कंफर्म शुरू से खंडवा में ही आयोजित किया जा रहा है। तो ये सीधा सीधा गलत है। लेकिन यहां पर अब आप जैसे आपत्ति लगाते हैं कि सर निवाड़ी में है, आपने तो टीकमगढ़ दिया, तो पीएससी गलत है। पीएससी एक पॉइंट रख सकता है कि ये क्वेश्चन हमने पीछे जाकर पूछा है ना, थोड़ा सा बैक में जाकर पूछा है। तो भाई अगर इस पे और आपको इस पे सही लगाना होगा तो सबसे ज्यादा चांसेस इसके सही होने के हैं, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कभी होशंगाबाद में आयोजित हुआ ही नहीं, ये तो शुरू से खंडवा में ही हो रहा ना, पर ये तो कभी टीकमगढ़ में ही लगता था। तो ये एक हिसाब से यहां इस परिदृश्य में बिल्कुल सही है, और सी वाला ऑप्शन यहां पर गलत है, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी कभी भी होशंगाबाद में इनके नाम पर समारोह नहीं लगा। तो फिर पीएससी आपको सी सही मानने का बोलता, पर ठीक है वो हटा देता बाकी क्वेश्चन, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस केस में होशंगाबाद बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन खंडवा में किया जाता है। ओरछा उत्सव याद रखिएगा निवाड़ी जिले में चला गया है अब, क्योंकि ओरछा कहाँ चला गया? निवाड़ी में। कुछ समारोह बता देता हूं मैं, क्योंकि समारोह से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश समारोह सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है मध्य प्रदेश समारोह कहाँ लगता है, तो पहला ऑप्शन जो आता है वो दिल्ली, भोपाल है, क्योंकि जो अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो आप भोपाल ही तुक्का लगाओगे। लेकिन याद रखना, एमपी या मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में आयोजित किया जाता है। मालवा उत्सव एमपी में 3 जगह पर लगता है, इंदौर, उज्जैन, मांडू। सबसे फेमस है मांडू का मालवा उत्सव। आमिर खान संगीत समारोह मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जाता है। कालिदास समारोह उज्जैन, टेपा समारोह भी उज्जैन, ध्रुपद समारोह एमपी के भोपाल में आयोजित किया जाता है। तानसेन ग्वालियर से बिलोंग करते थे, तो इनके नाम पर समारोह ग्वालियर में लगता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में आयोजित किया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह सतना जिले के मैहर में।
खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में लगेगा। ओरछा उत्सव ओरछा में लगेगा, वर्तमान निवाड़ी जिला है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में आयोजित किया जाएगा। निमाड़ उत्सव 3 जगह पर आयोजित किया जाता है, खंडवा, खरगोन और बड़वानी, ठीक है। खरगोन के महेश्वर में इसका आयोजन किया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया था इस बार। तो निमाड़ उत्सव खंडवा, खरगोन और बड़वानी में आयोजित किया जाता है। तुलसी उत्सव चित्रकूट में आयोजित किया जाता है, क्योंकि तुलसी संग्रहालय भी हमें कहां देखने को मिलता है, चित्रकूट या सतना जिले में। नर्मदा महोत्सव का आयोजन भेड़ाघाट में किया जाता है। तो ये अन्य समारोह जो कि आपको याद रखना चाहिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो विश्व का जो पहला विज्ञापन था ना, वो कपड़े के लिए या कपड़े के सेल बिक्री को बढ़ावा देने के लिए था, और ये मेंशन है दशपुर अभिलेख पर। कहां पर आएगा? एमपी के मंदसौर। एमपी के मंदसौर में दशपुर अभिलेख है। इसमें ना कपड़े का विज्ञापन किसी व्यापारी के द्वारा संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है। इसे विश्व का पहला विज्ञापन माना जाता है बिक्री को बढ़ाने के लिए। रेशमी साड़ियों की बिक्री के बढ़ाने के लिए किसी व्यवसायी ने इस अभिलेख या जो मंदसौर अभिलेख या दशपुर अभिलेख है, उसकी दीवार पर इसका बकायदा विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट छापा है, ठीक है ना। तो यह विश्व का पहला विज्ञापन माना जाता है, जो कि दशपुर अभिलेख में देखने को मिलता है। मंदसौर में है, तो मंदसौर अभिलेख या दशपुर अभिलेख भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? तो महमूद गजनबी का सामना करने वाला चंदेल शासक था विद्याधर। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में कभी चंदेल वंश का शासन था। चंदेल वंश के शासकों ने ही 10वीं 11वीं शताब्दी ईस्वी में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया है, ठीक है ना। खजुराहो के मंदिर जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर साइट है, सबसे पहली एमपी में 1986 में। इन्हें निर्मित करने का श्रेय चंदेल राजाओं को दिया जाता है। इस वंश के राजाओं में जो फेमस देखने को मिलते हैं, उसमें एक तो धंगदेव काफी फेमस देखने को मिलते हैं। ये भी पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, धंगदेव किस वंश के शासक थे? तो ये चंदेल वंश के शासक थे। इस वंश में एक शासक और हुए जिनका नाम है गंडदेव, ठीक है। गंडदेव के पुत्र या उत्तराधिकारी थे विद्याधर, राजा विद्याधर। इनका जो शासन देखने को मिलता है बुंदेलखंड पर, वो ऑलमोस्ट 1020 ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है। 1022 ईस्वी के आसपास महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था राजा विद्याधर पर, चंदेल वंश पर। तब इन्होंने सफलतापूर्वक महमूद गजनबी का सामना किया था। विद्याधर की एक विशेषता और है कि इन्होंने खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव बनवाया है, ठीक है ना। कंदरिया महादेव जो कि खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, यह राजा विद्याधर के द्वारा बनवाया गया है, जो कि चंदेल वंश के शासक थे। इतने प्रतापी थे कि इन्होंने परमार वंश के राजा भोज को भी युद्ध में हराया था, मालवा पर जिनका शासन था, और कलचुरी शासक गांगेदेव जिनको हमने पहले भी पढ़ा था, उनको भी युद्ध में हराया था राजा विद्याधर ने। किस वंश के शासक थे? चंदेल वंश के शासक थे। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस कांड या त्रासदी की बात करते हैं तो यह 2-3 दिसंबर 1984 को, मतलब 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर शुरू होने से पहले जो रात का टाइम था, 2-3 दिसंबर की रात को 1984 में यूनियन कार्बाइड का एक प्लांट था भोपाल में। यूनियन कार्बाइड इसका एक प्लांट था। यहां पर एक गैस का रिसाव होता है जिसका नाम था MIC। पीएससी ने MIC का फुल फॉर्म भी पूछा है, मिथाइल आइसोसाइनेट। रिपीट कर देता हूं, मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से MIC को जाना जाता है। एक जहरीली गैस थी। यूनियन कार्बाइड के प्लांट में इस गैस जहां पर थी उसमें रिसाव होना शुरू होता, पूरे भोपाल में ये फैल जाती है। काफी सारे हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। यही भोपाल गैस त्रासदी है जो कि 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो आंसर सी हो जाता है। इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन फेथ चलाया गया था, याद रखिएगा, ऑपरेशन फेथ, ठीक है। किससे निपटने के लिए चलाया गया था? तो भोपाल गैस त्रासदी से निपटने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन फेथ चलाया गया था, ठीक है। मालव संवत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है?
तो मालव संवत, क्योंकि मालवा रीजन में इसकी शुरुआत हुई है तो ये विक्रम संवत था, ठीक है, संवत था, और यही कृत संवत के नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत की बात करते हैं तो 57 ईस्वी पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। मालवा रीजन में इसकी शुरुआत हुई तो मालव संवत या ऐसे कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो देखो, छींटे मारते, आपने सुना होगा मुंह पे छींटे मारते, तो इस तरह से छींटे मारकर कपड़ों पर एक कला उकेरी जाती है, इसे छींट नामक छपे हुए सूती कपड़ों के नाम से जाना जाता है। यह कला मध्य प्रदेश के सिरोंज, जो कि विदिशा जिले में है, यहां पर काफी प्रसिद्ध थी, ठीक है ना। तो छींट नामक सूती वस्त्र के कपड़े की जो कला थी वो सिरोंज में प्रसिद्ध थी। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है ना। भले मैंने आपको ईयर मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये सब पिछले 5 साल में आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है। 50-60 क्वेश्चन के बाद फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, जो कि एग्जाम में आने वाले समय में या 2023 की एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? असत्य कथन बताना है। देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई है एमपी में स्पेशली, उसको पूरा पढ़ के जाना, क्योंकि हर एग्जाम में, हर पीएससी में यहां से क्वेश्चन आ रहा है। आइए देखते हैं। खाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे, बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, बिल्कुल सही है ये। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गड़ा मंडला के राजा थे, बिल्कुल सही, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था। रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, यह भी बिल्कुल सही है। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में हुई थी, यह कथन यहां पर गलत है, क्योंकि सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन के आसपास मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुई थी, ठीक है। तो कथन असत्य पूछा है तो आंसर डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आइए। गोटमार मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? तो गोटमार के मेले की बात करें तो यह आयोजित होता है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। एमपी के छिंदवाड़ा में एक नदी के तट पर यह आयोजित होता है, जिसका नाम है जाम नदी। भाद्रपद अमावस्या पर इसका आयोजन होता है, भाद्रपद अमावस्या, और ये आती है अगस्त सितंबर माह में, है ना, आगे पीछे। तो भाद्रपद अमावस्या के दिन जाम नदी के तट पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गोटमार का मेला आयोजित किया जाता है। एक नदी बहती है, वहां पर एक झंडा लगा दिया जाता है बीच में, और दो जो आर पार, नदी के आर पार के जो दो गांव के लोग बोल रहे, वो झंडे को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें हड़ल ये रहता है कि वो एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। यही गोटमार का मेला है, एमपी के छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है। काफी लोग घायल भी होते हैं, क्योंकि पत्थर मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि घायल भी होंगे। एमपी में ऐसा एक मेला हिंगोट युद्ध के नाम से इंदौर में आयोजित किया जाता है। दिवाली का अगला दिन जो पड़वा का दिन होता है उस पर हिंगोट युद्ध होता है इंदौर के गौतमपुरा, तो वो भी सेम है, बस वहां पे एक हिंगोट मारा जाता है जो पटाखेसरी का होता है। तो यही जैसी प्रथा है। अन्य काफी सारे मेले एमपी में फेमस है, जैसे देखिए जल विहारी का मेला पूछे, छतरपुर में आयोजित किया जाता है। चरण पादुका के बारे में हमने डिस्कस किया, छतरपुर में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में एक मठ घोघरा का मेला एमपी के शिवनी में आयोजित किया जाता है। गरीबनाथ का मेला एमपी के शाजापुर में, भगोरिया का मेला मध्य प्रदेश के झाबुआ में आयोजित किया जाता है। तो इन सबको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर गोटमार का मेला पता चल गया कहां लगता है, एमपी के छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहां पर अगर हम सुमेलित नहीं है देखें तो हरिशंकर परसाई की रचनाओं में हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, बिल्कुल सही है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं देखें, गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल और हिम तरंगिणी, ये गलत है, क्योंकि हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है ना, तो सुमेलित यही नहीं होगा। आगे भी देख लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं में चांद का मुंह टेढ़ा है और काठ का सपना, बिल्कुल सही। केशव दास की रचना में रसिक प्रिया और कवि प्रिया, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो भक्तिपाल के पहले कवि माने जाते हैं केशव दास,
है ना, आचार्य केशव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया इनकी रचना है। तो देखो हिम तरंगिणी केवल एक रचना पे पूरा क्वेश्चन बदल गया। अब आपको एक भी नहीं पता तो दिक्कत है ना, तो आंसर भी हो जाएगा। इसीलिए आइए एक बार हम साहित्यकारों की रचनाएं देख लेते हैं एमपी में जो जो इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से साहित्यकारों में एक क्वेश्चन आपको आना ही है। देखो पहले बात करते हैं कि कौन सा साहित्यकार कहां से बिलोंग करता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। हरिशंकर, भवानी प्रसाद मिश्र से क्वेश्चन आया हुआ है कहां से। तो देखो 3 साहित्यकार एमपी के होशंगाबाद से आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र और हरिशंकर परसाई। कहां से? होशंगाबाद। एमपी के खंडवा जिले से सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से आते हैं। खंडवा से वैसे खरगोन में इनका जन्म हुआ था, खंडवा खरगोन बोल लो। राजा भोज एमपी के धार से हैं, धारा नगरी क्योंकि इनकी कैपिटल थी। शरद जोशी एमपी के उज्जैन से आते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन मध्य प्रदेश के शाजापुर से हैं। मुल्ला रमूजी मध्य प्रदेश के भोपाल से। गजानन माधव मुक्तिबोध एमपी के श्योपुर जिले से। अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। आचार्य केशव ओरछा से है। और कवि पद्माकर मध्य प्रदेश के सागर जिले से। तो पहले तो इनका पर्टिकुलर प्लेस पता चल गया, पॉज करके इनको नोट कर लीजिएगा, पूछे जाएंगे। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं। सबसे पहले कालिदास, है ना, प्राचीन कालीन साहित्यकारों में एमपी में कालिदास उज्जैन से थे। 7 रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है। रघुवंश, कुमार संभव, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशियम और मालवी का अग्निमित्रम। इसके अलावा मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी कालिदास की रचना है। तो 7 बोलिए, 5 मेंशन है। इसके अलावा मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, उनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण। भर्तरी उज्जैन के शासक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक के नाम से, शतकाय नाम से इन्होंने रचना लिखी है। इसके बाद बाणभट्ट, हर्ष चरित्र और कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन के दरबार में थे इसलिए हर्ष चरित्र और कादंबरी किसकी रचना थी? बाणभट्ट। भवभूति, मालती माधव, उत्तम रामचरित्र और चंडी शतक किसकी रचना है? भवभूति की। आचार्य केशव की बात करें तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका किसकी रचना है? आचार्य केशव, केशवदास जिनकी हम बात कर रहे थे, यही था, ठीक है। कवि पद्माकर की बात करें तो जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी और आलीजा प्रकाश कवि पद्माकर की रचना है। राजा भोज जो कि परमार वंश के शासक थे, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार मंजरी इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। इसके बाद कवि भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास और भूषण हजारा के नाम से कविताएं लिखी है। वीर रस के कवि थे। माखनलाल चतुर्वेदी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। पुष्प की अभिलाषा को इन्होंने बिलासपुर जेल में बैठ के लिखा था। जब इन्होंने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था 1920 में, तो इनको बिलासपुर जेल में बंद किया गया था, छत्तीसगढ़ में वर्तमान, है ना। वहां पर इन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी थी। भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान एमपी के खंडवा से। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल, त्रिधारा, झांसी की रानी, सभा के खेल और वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्यिक की डायरी, काट का सपना, कामायनी, एक पुनर्विचार, भारत इतिहास और संस्कृति गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। हरिशंकर परसाई की बात करते, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र, सतपुड़ा के घने जंगल, गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के घने जंगल भी इन्हें की है। होशंगाबाद से बिलोंग करते हैं दोनों ही। बालकृष्ण शर्मा नवीन एमपी के उज्जैन से। हम विश्वाई जन्म के, कुमकुम, रश्मि रेखा और अपलक किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं, मेरी 51 कविता और संसद के 3 दशक, भारत के पीएम भी रह चुके हैं, ग्वालियर से थे। शरद जोशी, जीप पर सवार इल्लिया सबसे ज्यादा पूछी जाती है, व्यापम ने ना जाने कितनी बार पूछा होगा इस रचना को। रहा किनारे बैठ शरद जोशी की रचना है। अंधों का हाथी और फिर किसी बहाने शरद जोशी की रचना है, ठीक है ना।
सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन शाजापुर से, शरद जोशी एमपी के उज्जैन से। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर हो जाता है, आगे आ जाइए। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? तो राम सहाय पांडे की बात करें तो सबसे पहले तो एमपी के सागर से बिलोंग करते हैं और ये एमपी के राज्य नृत्य राई के कलाकार हैं। सुर्खियों में इसलिए आ गए हैं क्योंकि 2022 में हाल ही में इन्हें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। राम सहाय पांडे को सागर से है, राई नृत्य के कलाकार है जो कि एमपी का राज्य नृत्य बुंदेलखंड में फेमस है। राम सहाय पांडे को कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से समृद्ध है? तो दुर्गाबाई व्याम की बात करें तो ये बिलोंग करती है एमपी के मंडला से और ये गौड़ शैली की कलाकार है। आंसर ए हो जाएगा। ये भी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 2022 में इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण। गौड़ शैली की कलाकार है श्रीमती दुर्गाबाई व्याम। कहां से आती है? मंडला से। जैन धर्म को स्वीकार करने वाले राजा भोज के कवि कौन थे? तो मध्य प्रदेश में परमार वंश जिसके संस्थापक उपेंद्र कृष्ण राज थे एमपी के मालवा पर, उसी वंश में सिंधु राज के पुत्र हुए हैं जिनका नाम है राजा भोज। परमार वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में गिने जाते हैं। धारा नगरी इनकी कैपिटल थी। इनके समय धारा नगरी को विद्या और विद्वानों की नगरी कहा जाता था। इनके जो बोल सकते हैं हम जो कवि थे, दरबारी कवि, उनमें एक बहुत ही फेमस है धनपाल। इन्होंने क्या किया था कि जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। एक रचना भी इनकी काफी फेमस है, तिलक मंजरी। श्रृंगार मंजरी पूछता तो राजा भोज की है, सरस्वती कंठाभरण पूछता तो राजा भोज की है, लेकिन तिलक मंजरी धनपाल की रचना है जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। यह राजा भोज के दरबारी कवि थे। सांची के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का प्राचीन नाम क्या है? तो सांची को प्राचीन समय में काकनम के नाम से जाना जाता था। बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। एमपी के रायसेन जिले, रायसेन जिले में दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सांची के स्तूपों के निर्माण का श्रेय अशोक को दिया जाता है। बौद्ध धर्म के भारत में सबसे बड़े स्तूप है सांची के स्तूप। 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1989 में सांची को शामिल किया गया था। प्राचीन समय में काकनम के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय, शुरुआत में ही हमने बात की है, भारत का पहला जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, राजधानी। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो भोपाल राज्य के मूल संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान थे। दोस्त मोहम्मद खान ने 1724 ईस्वी में भोपाल नगर बसाया था। आधुनिक भोपाल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है दोस्त मोहम्मद खान को। इन्होंने भोपाल नगर की स्थापना की और भोपाल के निकट जगदीशपुर को अपनी राजधानी बनाया था। जगदीशपुर राजधानी थी किसकी? दोस्त मोहम्मद खान की। क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कहां का निवासी था? तो ये अफगानी था, याद रखिएगा, अफगानी था दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है ना। जगदीशपुर को अपनी कैपिटल बनाता है। 1724 ईस्वी में भोपाल नगर की स्थापना का श्रेय दोस्त मोहम्मद खान को दिया जाता है। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहां थी? तो वीर सिंह देव या वीर सिंह देव बुंदेला की बात करें, जो कि बुंदेला वंश के शासक थे, बुंदेला वंश, इनकी कैपिटल इन्होंने गहोरा को बनाया था। जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर के मित्र थे वीर सिंह देव बुंदेला। जहांगीर के कहने पर अकबर के 9 रत्नों में शामिल अबुल फजल की हत्या कर दी थी वीर सिंह बुंदेला ने। बुंदेला वंश के शासक थे, जहांगीर के मित्र थे, तो जहांगीर के आराम के लिए इन्होंने ओरछा के दुर्ग में जहांगीर महल का निर्माण करवाया था।
ये क्वेश्चन काफी आता है। जहांगीर महल एमपी में कहाँ है? ओरछा के दुर्ग में है, ओरछा में, निवाड़ी जिले। तो जहांगीर महल वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था। गहोरा इनकी कैपिटल थी। बुंदेला वंश के शासक थे जहांगीर के समकालीन। ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? इजीली बता दोगे। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 में वाकड़कर, वीएस वाकड़कर के द्वारा की गई थी। विष्णुधर वाकड़कर, आंसर सी, 1957 में। 2003 में लास्ट यूनेस्को साइट है एमपी की भीमबेटका की गुफाएं। प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। 700 से ज्यादा गुफाएं देखने को मिलती है भीमबेटका। क्लियर। मध्य प्रदेश में सबसे आम जनजाति कौन सी? आम मतलब कॉमन या सबसे ज्यादा मिलने वाली। तो एमपी की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, सबसे आम जनजाति, मतलब सबसे ज्यादा जिनकी संख्या है। आम का मतलब यहां पर ये भील जनजाति एमपी की सबसे आम जनजाति है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में निवास करती है, मुख्य रूप से धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा खरगोन के रीजन में, बड़वानी में भी मिलती है, पर धार, झाबुआ, अलीराजपुर मुख्य क्षेत्र है भील जनजाति का। भील जनजाति एमपी की सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है। एमपी की कुल जनजाति जनसंख्या का 39% तक भील जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं। भील जनजाति एक मेले का आयोजन करती है होली के आसपास। होली के अवसर पर लगता है भगोरिया का मेला, एमपी के झाबुआ में लगता है। वैसे अब तो काफी अलग अलग जिलों में भी लगने लगा है, लेकिन शुरुआत झाबुआ से मानी जाती है। तो भगोरिया का मेला कहाँ लगता है? तो एमपी के झाबुआ में आयोजित किया जाता है। भगोरिया नृत्य किस जनजाति का है? भील जनजाति का। भगोरिया विवाह पद्धति किसकी है? भील जनजाति की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे रंगप्रिय जनजाति में भील जनजाति को गिना जाता है। पद्मश्री भूरीबाई क्यों प्रसिद्ध है? तो भूरीबाई की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के झाबुआ से है और भील चित्रकला के लिए जानी जाती है। आंसर ए हो जाए। इन्हें 2021 में कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। भूरीबाई भील चित्रकार है, भील जनजाति के समुदाय से बिलोंग करती है, भील चित्रकला से संबंधित है, भील चित्रकला करती है, एमपी के झाबुआ से बिलोंग करती है। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। यह है भूरीबाई। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी नाम सुना होगा आपने। यह मध्य प्रदेश के विदिशा से संबंधित है। बचपन बचाओ के लिए, बच्चों को शोषण से बचाने के लिए इनकी संस्था काम करती है। इसके लिए इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। किसका है? तो ये कैलाश सत्यार्थी का है, बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है ना। बच्चों के लिए काम करती है इनकी संस्था, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी इनसे छुड़ाती है ना, उनकी रक्षा का काम करती है। तो कैलाश सत्यार्थी का जन्म एमपी के विदिशा में हुआ है। फेमस इसलिए भी है क्योंकि 2014 में इन्हें नोबेल ऑफ पीस दिया गया है, मतलब शांति के नोबेल से सम्मानित किया जा चुका है 2014 में। इन्हें ये जो नोबेल दिया गया था 2014 में संयुक्त रूप से पाकिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था, संयुक्त रूप से। ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एमपी के विदिशा में जन्म हुआ है और बचपन बचाओ आंदोलन से यह संबंधित है। 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो बुंदेला विद्रोह, पहली चीज तो आपको यह पता चलती है कि एमपी में बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? 1842 में हुआ था। इसमें जो हृदय शाह थे, एक्चुअल में क्या होता है, नर्मदा रीजन का जो क्षेत्र है वहां पर, क्योंकि वो अंग्रेजों के अंडर में आ जाता है, अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है युद्ध के बाद उसमें, तो अंग्रेज क्या करते हैं, अनाप शनाप टैक्स लगाते हैं, कर लगाते हैं उस क्षेत्र पर, शोषण शुरू कर देते हैं किसानों का और जितने भी लोग वहां पर रहते थे। तब वहां की जो रियासतें हैं वो बुंदेला मुख्य रूप से उनके विरोध में आते हैं और यहां से बुंदेला विद्रोह शुरू होता है 1842 में नर्मदा रीजन में। यहां पर इस विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ जो हृदय शाह थे वो हीरापुर के जमींदार थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। कुछ और भी हैं अलग अलग, उनके बारे में ही जान लेते हैं। तो समझ तो आ गया है आपको कि आंदोलन क्यों शुरू हुआ। अब देखो, बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व, ध्यान से सुनना, चंद्रपुर के जवाहर सिंह बुंदेला,
जवाहर सिंह बुंदेला ने चंद्रपुर से क्रांति का नेतृत्व किया, विद्रोह का। मधुकर शाह ने नरहुत से विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद मदनपुर के गोंड राजा दिलन शाह ने मदनपुर से, हीरापुर के राजा थे हृदय शाह, इन्होंने हीरापुर से, और नरसिंहपुर के लोगों सहित अलग अलग जगह के लोग इस युद्ध में शामिल हुए थे। जमींदारों से ही क्वेश्चन आ सकता है, लोगों के बारे में तो आएगा नहीं। तो ये जो मेन जमींदार है, जैसे दिलन शाह हीरापुर के राजा, हृदय शाह, इनको याद रखिए, मधुकर शाह नरहुत से, जवाहर सिंह बुंदेला चंद्रपुर से। तो ये क्वेश्चन हमें बुंदेला विद्रोह से आगे भी देखने को मिल सकते हैं। कब शुरू हुआ था? 1842 में नर्मदा रीजन में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस बहादुर ने भोपाल के प्रमुख आंदोलन का नेतृत्व किया और 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने संघर्ष के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया? तो सीधा सा पूछा गया है कि भैया भोपाल से क्रांति का नेतृत्व 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने किया है? तो देखिए, फाजिल मोहम्मद खान, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व भोपाल से किया था और अपने प्राणों का बलिदान दिया था इस युद्ध में। मैंने आपको फिर बोला 1857 ईस्वी क्रांति को पूरा पढ़ के जाना। कुछ अलग अलग जगह से जो नेतृत्व करता है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। फाजिल मोहम्मद खान ने कहां से नेतृत्व किया है 1857 ईस्वी क्रांति का? भोपाल से। इसके अलावा इंदौर से शहादत खां, मऊ छावनी, बताया था मैंने आपको। बख्तावर सिंह ने धार के अमझेरा से क्रांति का नेतृत्व किया था। शंकर शाह और मधुकर शाह ने जबलपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था, गढ़मंडला से। रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई ने मंडला, रामगढ़ की रानी थी ये रानी अवंतीबाई, रामगढ़ की झांसी की रानी कहलाती, मंडला जिले में आता है। तो रानी अवंतीबाई और गिरधारी भाई ने रामगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किया 1857 ईस्वी क्रांति में। झांसी से क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, उनकी सहायिका झलकारी बाई और तात्या टोपे ने किया था। युद्ध हुआ, कैप्टन हिरोज है ना, इनके युद्ध को दबाने के लिए आया था। युद्ध होता है, झांसी की रानी शहीद हो जाती है, रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती है और तात्या टोपे वहां से उस वक्त बच के निकल जाते हैं। लेकिन आगे चलकर शिवपुरी में इनको जंगलों से पकड़ लिया जाता है। इनके एक विश्वास पात्र मान सिंह इनसे धोखा कर देता है और इनकी इंफॉर्मेशन देता है अंग्रेजों को। तो शिवपुरी के जंगलों से बाद में तात्या टोपे को बंदी बनाकर शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी जाती, इसलिए तात्या टोपे की समाधि पूछ ले कहां है तो शिवपुरी, ठीक है ना। सागर से शेख रमजान ने क्रांति का नेतृत्व किया है और होशंगाबाद से ठाकुर दौलत सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया है। निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन 1922 में मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे लेकिन 1950 में फ्रांस में रहे और काम किया और 2016 में इनकी नई दिल्ली में मृत्यु हो गई? तो ये मध्य प्रदेश के चित्रकार है सैयद हैदर रजा। आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा करके पूछा है। तो सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 में एमपी में हुआ था। चित्रकार थे काफी फेमस। 1950 में फ्रांस जाके रहते हैं, वहां काम किया लंबे समय तक इन्होंने। चित्रकला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें 1981 में पद्मश्री दिया, 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2013 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। 2016 में लंबी बीमारी के बाद इनका दिल्ली में निधन हुआ था। मध्य प्रदेश के चित्रकार थे सैयद हैदर रजा। देश का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां स्थित है जो मानव सभ्यता के विकास की कहानी को दर्शाता है, जिसे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो कि देश का पहला मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ठीक है ना, सबसे बड़ा मानव संग्रहालय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, मांडू धार में है क्या? बिल्कुल सही। और धार के मांडू में ही हिंडोला महल है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। मांडू धार में है और हिंडोला महल मांडू में स्थित है। जहाज महल, हिंडोला महल, अशरफी महल है ना, बाज बहादुर रानी रूपमती महल, नीलकंठ मंदिर, हाँ ये सब हमें कहां देखने को मिलते हैं? मांडू में देखने को मिलते हैं। जल बिहारी का मेला कहां आयोजित किया जाता है? आई थिंक मैंने आपको बताया था। जल बिहारी का मेला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आयोजित किया जाता है अक्टूबर-नवंबर माह में। जल बिहारी चरण पादुका का मेला एमपी के छतरपुर में आयोजित किया जाता है। काठी क्या है? तो काठी मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य। क्या है ये? लोक नृत्य। आंसर डी हो जाएगा। काठी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य
मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। सारा बता दिया मैंने आपको, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक गायन सब बता दिया था। ठीक है, देखो राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य बुंदेलखंड में चलता है, काठी निमाड़ में चलता है। दूसरे देखें तो निमाड़ अंचल में गणगौर लोक नृत्य, काठी नृत्य, फेफरिया नृत्य, मांडलिया नृत्य, आड़ा खड़ा नाच और डंडा नाच एमपी के निमाड़ रीजन में प्रचलित है। इसके अलावा बुंदेलखंड में राई देखने को मिल जाएगा, ढमरियाई नृत्य, सेला नृत्य, बधाई नृत्य, कानड़ा नृत्य एमपी के बुंदेलखंड में देखने को मिल जाएगा। मटकी मालवा से पूछा जाता है, आड़ा खड़ा और रजवाड़ी नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा में फेमस है। बघेलखंड रीजन में आते तो बिरहा, अहिराई नृत्य, केमाली नृत्य, कलसा नृत्य, केहरा नृत्य और दादर नृत्य ये फेमस है मध्य प्रदेश के बघेलखंड। देखिए कुछ नृत्य ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक रीजन में भी मिल सकते हैं ना, तो कंफ्यूज मत होना जैसे यहाँ पे राई मिल गया तो कंफ्यूज हो गए, नहीं, स्पेशली वो बुंदेलखंड का ही है। बघेलखंड लगा हुआ है तो कुछ बघेलखंड के रीजन में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आदिवासी लोक नृत्य, लहंगी नृत्य कंजर और बंजारों के द्वारा किया जाता है। चटकोरा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। भगोरिया बताया था मैंने आपको, भील जनजाति का है। दुलदुल घोड़ी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सहरिया जनजाति का लोक नृत्य। तो ये रीजनल भी याद रखिए और जनजाति से रिलेटेड है तो उन्हें भी याद रखिए, पूछ सकते हैं। चंड प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य का शासक था? तो चंड प्रगोत की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये प्राचीन काल में अवंती का शासक था। जब ये पांडु रोग से ग्रसित होते हैं चंड प्रगोत, तब उस वक्त मगध के शासक थे, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, उनका राजवेद जीवक था। बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को चंड प्रगोत की मदद के लिए भेजा था जब वो पांडु या पीलिया रोग से ग्रसित हुए थे। तो ये अवंती के शासक है। तो मगध के जो अभिलेख वगैरह मिले हैं वहां से पता चलता है कि भैया कभी कोई चंड प्रगोत शासक था अवंती का, जिसकी मदद के लिए बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख रेशम बुनकर संगठन के बारे में जानकारी का खुलासा करता है? बात कर चुके हम, रेशम कपड़े के विज्ञापन से संबंधित है, तो वो दशपुर शिलालेख है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत परमार वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो पद्मगुप्त का नवसाहसाकर चरित्र, मेरी तुंगा की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति, इन सभी में हमें मध्य प्रदेश के मालवा रीजन के परमार वंश की जानकारी मिलती है। तो यहां पर इसका आंसर डी होता, उपरोक्त सभी। वैसे ही कभी अगर क्वेश्चन में आंसर ऐसा आ जाए उपरोक्त सभी, और अगर आपने कभी वो पढ़ा नहीं है तो फिर 90% संभावना है कि वो उपरोक्त सभी वाला सही होगा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट ये पढ़ के उस वक्त गए नहीं थे। तो आंसर भी ऐसा ही है, उपरोक्त सभी। गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गुजरी महल पहले कहां है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले में देखने को मिलता है। ग्वालियर का किला एमपी के ग्वालियर में सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था 525 ईस्वी के आसपास। तोमर वंश आगे चलकर शासन करता, और तोमर वंश के शासक थे मान सिंह तोमर। इन्होंने ग्वालियर के किले में गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? मान सिंह तोमर। ग्वालियर के किले के अंदर है, तो मान सिंह ने बनवाया था। मान सिंह तोमर ने गुजरी महल अपनी प्रेमिका या पत्नी की याद में बनवाया था। गुजरी जनजाति की थी वो, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा है गुजरी महल। तो मान सिंह तोमर के द्वारा गुजरी महल का निर्माण करवाया गया है। पत्नी का नाम मृगनयनी था, इसको याद रखिए। अपनी पत्नी या प्रेमिका मृगनयनी की याद में गुजरी महल का निर्माण करवाया था। किसने? मान सिंह तोमर ने। गुजरी महल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ग्वालियर के किले में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, धंगदेव किस वंश के शासक थे? तो राजा धंग या धंगदेव की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जेजाग भुक्ति के चंदेल वंश के शासक थे। राजा धंग से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिला है, और गांगे देव जो कि कलचुरी वंश के शासक थे, वहां से भी हमें एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो गांगे देव को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। राजा धंग देव की बात करें तो ये जेजाग भुक्ति के चंदेल वंश के शासक थे। चंदेल वंश जिसने कभी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के एक सामंत में नन्नुक थे,
ये उनसे अलग होते हैं और बुंदेलखंड पर चंदेल वंश की नींव डालते हैं। तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन हो गए? राजा नन्नुक हो गए। इनकी प्रारंभिक राजधानी ये महोबा को बनाते हैं। तो महोबा चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। आगे चलकर इस वंश में धंगदेव भी एक शासक हुए हैं। इसके अलावा राजा विद्याधर भी काफी फेमस है, जिनकी बात हमने पहले भी की थी। इनकी विशेषता है कि महमूद गजनबी के आक्रमण का सफलतापूर्वक इन्होंने सामना किया था। और इसके अलावा खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव का निर्माण का श्रेय भी राजा विद्याधर को ही दिया जाता है। किस वंश के शासक थे? चंदेल वंश के शासक थे। इसी वंश में एक और शासक हुए जिनका नाम है परमार्दी देव। परमार्दी देव एक शासक हुए हैं चंदेल वंश के। इनके दरबार में आल्हा और उदल दो सेना नायक थे जो कि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। आल्हा खंड के नाम से एक रचना भी है जो कि बुंदेलखंड में फेमस है, जो कि जगनिक के द्वारा लिखी गई है। इसे भी याद रखिएगा, जगनिक ने आल्हा खंड की रचना की है। इसके अलावा परमार्दी देव की वीरता पर एक और रचना परिमल राज रासो की रचना भी जगनिक के द्वारा ही की गई है। इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यह है चंदेल वंश जिसके एक शासक है धंगदेव। इनका जो शासन था एमपी के बुंदेलखंड में रहा है और इनकी प्रारंभिक कैपिटल कौन थी? तो ये महोबा थी। ओके, इसके बाद आइए शुंगों के पूर्वजों की उत्पत्ति किन से हुई थी? तो शुंग वंश के अगर हम पूर्वजों की बात करते हैं, पहले शुंग वंश के शासकों की बात करते तो ये मौर्यों के सामंत थे, मौर्य वंश के सामंत थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक भद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं 185 ईस्वी पूर्व में, 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग भद्रथ की हत्या कर देते हैं जो कि मौर्य वंश के शासक थे। और 185 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर शुंग वंश की स्थापना करते हैं और अपनी कैपिटल बेस नगर को बनाते हैं जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का विदिशा है। लेकिन शुंग वंश के जो पूर्वज हैं उनका उल्लेख हमें उज्जैन से आता हुआ दिखाई देता है। मतलब शुंगों के जो पूर्वज थे वो उज्जैन से संबंधित थे, लेकिन इनका शासन या इनकी कैपिटल एमपी का बेस नगर या विदिशा था। किस वंश के सामंत थे? क्वेश्चन ऐसा आता है तो शुंग मौर्यों के सामंत थे। ओके, पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की। आगे चलकर अग्निमित्र शुंग गद्दी पर आते हैं। अग्निमित्र शुंग जो कि शुंग वंश के एक और शासक थे। अग्निमित्र शुंग के बारे में जानकारी कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम में देखने को मिलती है, जिसमें अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका की प्रणय गाथा का वर्णन देखने को मिलता है, प्रेम कहानी का वर्णन देखने को मिलता है। तो इस तरह से मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है जो कि अग्निमित्र शुंग के जीवन पर आधारित है, उनसे प्रेरित होकर लिखी गई है। ये किस वंश के शासक थे? शुंग वंश के शासक थे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। और कैपिटल कौन थी? तो कैपिटल थी इनकी बेस नगर या विदिशा। पूर्वज कहां से थे? तो पूर्वज है इनके उज्जैन से। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो देखिए, इन चारों में से सारे साहित्यकारों की रचनाएं हमने देखी है, तो आप इजीली बता दोगे कि उत्तर रामचरित्रम ये ऐसी रचना है जो कि कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है भवभूति के द्वारा। मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्रम ये रचनाएं भवभूति के द्वारा लिखी गई है। प्राचीन कालीन एमपी के साहित्यकारों में गिने जाते हैं और भारत के मिल्टन कहलाते हैं भवभूति। कन्नौज जो कि बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहां पर एक शासक का शासन रहा है जिनका नाम था यशोवर्मन। उनके दरबार में भवभूति एक दरबारी कवि थे। इनकी रचना है उत्तर रामचरित्रम। इसके अलावा मेघदूत, कुमार संभव और ऋतु संहारम ये रचनाएं हैं कालिदास की। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, माधवराव सिंधिया के नाम पे आपको समझ में आएगा, माधव संगीत महाविद्यालय। तो ऑब्वियस सी बात है ये कहां पर होगा? ये एमपी के ग्वालियर में होगा। एमपी के ग्वालियर में 1918 में मध्य प्रदेश का पहला म्यूजिक कॉलेज खोला गया था माधव संगीत महाविद्यालय के नाम से। कहां पर? ग्वालियर में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है?
चंद्रशेखर आजाद जो कि फ्रीडम फाइटर थे फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। एमपी के झाबुआ जिले में भाभरा नामक एक गांव था, यहां पर 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म होता है। अब जो भाभरा है वो अलीराजपुर जिले में चला गया है और उसका नाम कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद नगर। तो जन्म 1906 में होता है चंद्रशेखर आजाद का, और इनकी जो मृत्यु बोल रहे, शहीद बोल रहे, ये शहीद होते हैं 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में, जो कि इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज में स्थित है। देखिए जहां पर भी मैं वर्ड होशंगाबाद यूज करूं तो वहां पर उसको नर्मदापुरम समझ लेना, क्योंकि अब होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है, लेकिन वो क्या है बोलने के वे में है तो बार बार होशंगाबाद निकलता है, तो उसको नर्मदापुरम कर लेना, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो यहां से कोई लेना देना नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया है। प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज है, यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क है, यहीं पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे 1931 में। जन्म कहाँ हुआ था तो एमपी के झाबुआ जिले के भाभरा गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कहां से है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की बात करते तो मैंने आपको बताया था 3 साहित्यकार एमपी के होशंगाबाद जो कि वर्तमान नर्मदापुरम है, यहां से आते हुए दिखते हैं। इनके नाम हैं हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी और भवानी प्रसाद मिश्र। कहां से हैं? ये तीनों ही एमपी के वर्तमान नर्मदापुरम जिले में जन्म है। प्राचीन समय में होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था। क्लियर हो जाता है। अब यहां पर इस चीज को भी समझिए कि भवानी प्रसाद मिश्र ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, चकित है दुख, ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं। इसके अलावा सतपुड़ा के घने जंगल भी भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं। कहां से हैं? एमपी के नर्मदापुरम जिले से। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहां लगता है? तो कान्हा बाबा का मेले की बात करते तो यह हरदा जिले के सोडलपुर में आयोजित किया जाता है। आंसर भी यहां पर सही हो जाएगा। कान्हा बाबा की समाधि है सोडलपुर में, यहीं पर कान्हा बाबा का मेला आयोजित किया जाता है। काफी सारी समाधि मकबरे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन होशंग शाह का मकबरा पूछे तो मांडू में स्थित है। पेशवा बाजीराव की समाधि पूछे तो खरगोन के रावेरखेड़ी में नर्मदा नदी के किनारे हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? सोडलपुर में आयोजित किया जाता है, हरदा जिले में। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में देखने को मिलती है। उदयगिरी की गुफाएं एमपी के विदिशा में है। 20 गुफाएं यहां पर देखने को मिलती है जो कि जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है 20 गुफाएं यहां पर। इसके गुफा नंबर 5 जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसमें वराह अवतार की चित्र देखने को मिलती है इन गुफा समूह में। वराह अवतार का चित्र कहां देखने को मिलता है? गुफा नंबर 5 में, उदयगिरी की गुफाओं में। 20 गुफाएं जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है विदिशा जिले में। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? तो मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है मध्य प्रदेश का खजुराहो, खजुराहो के मंदिरों के कारण। मंदिरों की बात हम आगे करेंगे, पर अभी हम ये देख लेते हैं कि मूर्ति कला का तीर्थ कौन है, तो खजुराहो के मंदिर है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? लोहासुर, शायद मैंने आपको शुरू में बताया है, अगरिया जनजाति लोहासुर को देवता के रूप में पूछती है। 2 देवता मैंने आपको बोले थे, याद रखना, एक बूढ़ा देव और एक लोहासुर। अगर जनजाति से आपको क्वेश्चन पूछता तो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बूढ़ा देव किस जनजाति के देवता है? तो आप सभी को पता है ये बेगा जनजाति के देवता है। लोहासुर की बात करें तो ये अगरिया जनजाति के देवता है। अगरिया गोंड जनजाति की एक उपजाति। गोंड जनजाति के वे लोग जो कि लोहे का काम करते हैं वो अगरिया कहलाते हैं, और जिस धधकती हुई भट्टी में ये लोहे को पिघलाते हैं या उसका काम करते हैं, मानते हैं कि वहीं पर इनके देवता निवास करते हैं, जिनका नाम है लोहासुर। निवास स्थान देखने जाते हैं अगरिया जनजाति का, तो एमपी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, इन जिलों में एमपी में अगरिया जनजाति का निवास देखने को मिलता है। गोंड जनजाति की उपजाति है और मुख्य देवता लोहासुर के नाम से पुकारे जाते हैं। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया है?
तो ये अकबर के समकालीन है, रानी दुर्गावती। इन्होंने शासन किया एमपी के गोंडवाना पर। गोंडवाना वर्तमान में जबलपुर उसके आसपास का एरिया है। गोंडवाना पर रानी दुर्गावती का शासन था। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि किस वंश की राजकुमारी थी रानी दुर्गावती, तो ये राजकुमारी थी चंदेल की, चंदेल वंश से, ठीक है ना, मतलब बेटी। तो राजकुमारी थी चंदेल वंश की। लेकिन कभी क्वेश्चन आता है कि किस वंश की शासिका थी, तो ये गोंड वंश की शासिका थी। गोंड वंश के एक शासक थे जिनका गोंडवाना पर शासन था। इनका नाम था दलपत शाह। दलपत शाह। दलपत शाह जी से विवाह होता है रानी दुर्गावती का, जो कि चंदेलों की राजकुमारी थी। वो आती है इधर गोंडवाना और यहाँ की बनती है रानी, क्योंकि दलपत शाह के साथ विवाह होता है। आगे चलकर दलपत शाह की मृत्यु के बाद शासिका बनती है रानी दुर्गावती गोंडवाना की। 1564 में अकबर का सेनापति आक्रमण करता है इन पर, जिनका नाम था आसफ खां। आसफ खां आक्रमण करता है रानी दुर्गावती जी पर, और इस युद्ध में 1564 में खुद को हारता हुआ देखकर रानी दुर्गावती खुद ही अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि इनकी सेना कम थी, छोटा सा राज्य था, छोटी सी रियासत थी। तो रानी दुर्गावती का शासन एमपी के गोंडवाना पर देखने को मिलता है। गोंड वंश की शासिका थी। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? तो संत सिंगाजी जो कि मध्य प्रदेश के एक लोक साहित्यकार थे, एक संत थे। ये एमपी के निमाड़ से बिलोंग करते थे। एमपी के खंडवा जिले में इनकी समाधि देखने को मिलती है, संत सिंगाजी की समाधि। निमाड़ के कबीर कहलाते, क्योंकि निर्गुण विचारधारा से संबंधित साहित्य इन्होंने लिखे हैं, तो निमाड़ के कबीर कहलाते हैं संत सिंगाजी। ठीक है, संत सिंगाजी का मेला इनकी समाधि पर लगता है। एमपी के खंडवा से 20 किलोमीटर दूरी पर है, डिस्ट्रिक्ट खंडवा ही पड़ता है। निमाड़ हम याद रखें तो काम हो जाएगा। तो निमाड़ से संबंधित है, निमाड़ के कबीर कहलाते हैं संत सिंगाजी। बिखरे मोती की रचिता कौन है? तो यहाँ पर बिखरे मोती की अगर हम बात करते हैं तो देखिए रचिता ही पूछ ली, सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। सारी इनकी रचनाएं हमने देखी, साहित्य देखे हमने इनके। बिखरे मोती, सबसे इंपॉर्टेंट झांसी की रानी, किसकी रचनाएं? सुभद्रा कुमारी चौहान। सीधे साधे चित्र और सभा के खेल, ये सारी रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। झांसी की रानी आपने स्कूल टाइम में काफी पढ़ी होगी, है ना। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसकी रचना ये? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ है, लेकिन इनका विवाह खंडवा में ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। तो इनकी एमपी में कर्मभूमि हो जाती है खंडवा जिला। लेकिन इनके नाम पर सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह एमपी के जबलपुर में आयोजित किया जाता है। ओके। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया? वेरी सिंपल, मध्य प्रदेश में चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया है। जब खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था तब यहाँ पर 85 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में क्योंकि काफी 10वीं-11वीं शताब्दी में निर्मित हुए थे तो काफी सारे मंदिर पुराने हो गए, ढह गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए। तो अब ऑलमोस्ट 22 मंदिर हमें खजुराहो में अच्छी अवस्था में देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 10वीं-11वीं शताब्दी में करवाया था। 3 समूहों में इन मंदिरों को बांटा गया, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह। पूर्वी समूह में आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और घंटाई मंदिर देखने को मिलता है। पश्चिम समूह में अधिकांश मंदिर देखने को मिलते हैं खजुराहो के। इनमें सबसे बड़ा मंदिर भी पश्चिमी समूह में है, जिसका नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने करवाया था। पीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखना। इसके अलावा विश्वनाथ, 64 योगिनी, चित्रगुप्त और लक्ष्मण मंदिर पश्चिमी समूह के मंदिर है। दक्षिणी समूह में दुल्हा देव और चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में देखने को मिलते हैं। 1986 में मध्य प्रदेश के इन मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। पहला प्लेस है एमपी का जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। क्लियर? इसके अलावा यहां पर आपको यह याद रखना चाहिए कि कंदरिया महादेव सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है ना। पश्चिमी समूह में आता है और पश्चिमी समूह में ही खजुराहो के अधिकांश मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो जाता है? आगे बढ़िए। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है?
तो महारानी लक्ष्मीबाई की अगर हम समाधि की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देखने को मिलती है, क्योंकि ग्वालियर से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था झांसी के बाद में, और ग्वालियर में कैप्टन हिरोज जो इनकी क्रांति को दबाने आया था 1857 में, उनसे लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुई थी ग्वालियर में, इसलिए इनकी समाधि भी एमपी के ग्वालियर में ही देखने को मिलती। काफी सारी समाधि है जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे देखिए ग्वालियर में तानसेन का मकबरा देखने को मिलेगा, उनके गुरु मोहम्मद गोस का मकबरा देखने को मिलेगा, झलकारी बाई जो कि रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका है उनकी भी समाधि ग्वालियर में है, और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी हमें ग्वालियर में ही देखने को मिलती है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में देखने को मिलती है, अभी हमने इनकी बात की। तात्या टोपे की समाधि की बात करें तो ये शिवपुरी में, क्योंकि तात्या टोपे को फांसी दी गई थी शिवपुरी में। बेजू बावरा की समाधि अशोकनगर के चंदेरी में। पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन के रावेर खेड़ी में नर्मदा नदी के किनारे देखने को मिलती है। मल्हार राव होलकर की समाधि भिंड के आलमपुर में देखने को मिलती है ना। ये अन्य समाधियां हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा होशंग शाह का मकबरा मांडू में है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा धार के किले में देखने को मिलता है। नवाब हसन सिद्दीकी खां का मकबरा भोपाल में है, याद रखिएगा। तानसेन का मूल नाम क्या है? तो तानसेन जो कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, इनका मूल नाम राम तनु पांडे या बचपन में इन्हें तन्ना मिश्रा के नाम से भी जाना जाता था। तानसेन नाम इन्हें विक्रमजीत जो कि ग्वालियर के राजा थे उनके द्वारा दिया गया। अकबर के 9 रत्नों में शामिल होने से पहले ये मध्य प्रदेश में बघेलखंड में रीवा के शासक रामचंद्र के दरबार में थे। ये बघेलखंड के शासक थे, रामचंद्र रीवा के शासक थे, इनके दरबार में थे तानसेन। इसके बाद ये चले आते हैं अकबर के दरबार में और वहां पर फिर 9 रत्नों में शामिल कर लिए जाते हैं। रामतनु पांड्या तन्ना मिश्रा तानसेन के बचपन का नाम है। समाधि कहां पर है? तो इनकी समाधि मकबरा, क्योंकि मृत्यु हुई तब मुस्लिम धर्म अपना चुके थे, क्योंकि तानसेन इनका नाम है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इनका जो मकबरा है वो एमपी के ग्वालियर में देखने को मिलता है, तानसेन का मकबरा। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो मालती माधव के लेखक की बात करें तो मालती माधव ये रचना देखने को मिलती है भवभूति की। आंसर हो जाएगा आंसर ए। मालती माधव महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र भवभूति की रचना है। भारत का मिल्टन कहलाते। रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना? वेरी सिंपल, हरिशंकर परसाई। रानी नागफनी की कहानी है ना, पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई की रचना है। कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है? तो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन देखने को मिलता है, देखिए नाम से समझ में आएगा, शाकुंतलम, शकुंतला। तो यह है अभियान शाकुंतलम। इसी रचना के आधार पर कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसके अलावा मालविका अग्निमित्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अग्निमित्र शुंग और उसकी प्रेमिका, उनकी प्रेमिका मालविका की प्रणय गाथा का वर्णन मालविका अग्निमित्रम में देखने को मिलता है। विक्रमोर्वश्यम की बात करें तो पुरूरवा और उर्वशी जो कि स्वर्ग की अप्सरा थी, इनकी प्रेम गाथा का वर्णन विक्रमोर्वश्यम में देखने को मिलता है। मेघदूत की बात करें तो ये एक यक्ष की कहानी है। यक्ष अपने प्रेमिका को संदेश भेजने के लिए मेघों का यूज करता है, मतलब बादल जो पानी वाले रहते हैं, मेघ, उन्हें दूध बनाकर भेजता है अपना संदेश भेजने के लिए। तो ये रचना मेघदूत के नाम से जानी जाती है। एक प्रणय गाथा, ये प्रेम कहानी है एक यक्ष की, है ना। तो अभियान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन देखने को मिलता है। किसकी रचना है? कालिदास की। कंघी शिल्प की प्रचलन का श्रेय किस जनजाति को दिया जाता है? तो विश्व में कंघी के आविष्कारक बंजारा जनजाति है। मध्य प्रदेश में, वैसे इनका मूल स्थान तो राजस्थान का है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये निमाड़ क्षेत्र में देखने को मिलती है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी आदि जिलों में एमपी में बंजारा जनजाति का निवास देखने को मिलता है। विश्व की सबसे घुमंतु जनजाति है बंजारा। कंघी का आविष्कार करने का श्रेय बंजारा जनजाति के लोगों को दिया जाता है। तलवार और डंडा बेली नृत्य बंजारा जनजाति में प्रचलित है। हिंदू धर्म को मानती है वैसे ये जनजाति, हिंदू ही धर्म है इनका, लेकिन मूल रूप से ये गुरु नानक जी में भी आस्था रखती है। तो सिख धर्म को मानने वाली जनजाति भी पूछ ले तो बंजारा जनजाति हो जाती है। और लोक
लोक देवता के रूप में राजस्थान के एक लोक देवता हैं जिनका नाम है बाबा रामदेव। ये अपने पतंजलि वाले नहीं है, ये एक लोक देवता है राजस्थान में, रामदेवरा नाम का एक प्लेस है। तो वहां के रामदेवरा जो प्लेस है वहां पर बाबा रामदेव पूजे जाते हैं लोक देवता के रूप में। उनमें भी आस्था रखती है बंजारा जनजाति, ठीक है ना। साथ ही साथ सिख धर्म को भी मानती है, वहां भी आस्था है, और हिंदू धर्म में भी आस्था है, ठीक है। कंघी का विश्व में पहले आविष्कारक बंजारा जनजाति को माना जाता है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी जो कि भोपाल में स्थित है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 भोपाल, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 भोपाल, हिंदी ग्रंथ अकादमी जिससे हमारा क्वेश्चन था 1969 भोपाल, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 कहां पर? भोपाल, कालिदास संस्कृत अकादमी 1977-78 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑफिशियल साइट में 78 है, लेकिन काफी जगह पर 1977 भी मेंशन किया जाता है, तो 1977-78 याद रख लीजिए। कोई एक सन दिया जाएगा तो लगा देना। कालिदास संस्कृत अकादमी मध्य प्रदेश के उज्जैन में देखने को मिलती है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कालिदास कहां से थे? उज्जैन से। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद स्थापना 1980 में की गई। संस्कृत अकादमी भोपाल में 1985 में स्थापित हुई थी, और भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में है, 1982 में स्थापित हुआ था, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया यहां तक? आगे आते हैं। खेड़ी नामा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो खेड़ी नामा पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद वर्तमान नर्मदापुरम में देखने को मिलता है। खेड़ी नामा पुरातात्विक स्थल कहां पर? नर्मदापुरम, ठीक है ना। एक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य यहां पर देखने को मिले, पुरातत्व स्थल है खेड़ी नामा। 3500 वर्ष पुराने ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले। काफी और भी ताम्र पाषाणकालीन स्थल एमपी में है, पुरातत्व स्थल है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। इसमें खरगोन के नावदा टोली को हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। नावदा टोली एमपी के खरगोन में है, याद रखिएगा। इस पुरातत्व स्थल की खोज HD संदलिया के द्वारा की गई थी। इसके अलावा कायथा याद रखिए, एमपी के उज्जैन में है, पुरातात्विक स्थल है। काली सिंध नदी के तट पर है, एमपी के उज्जैन में। कायथा वरामिहिर जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, उनकी जन्मस्थली है, उज्जैन में है, पुरातात्विक स्थल है, ठीक है ना। कायथा की खोज का श्रेय VS वाकड़कर को दिया जाता है, जिन्होंने भीमबेटका की गुफाओं की भी खोज की है, ठीक है। भगवान बुद्ध के समय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में चेदी महाजनपद की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? देखिए, यहां पर चेदी जनपद की पहले तो कैपिटल पता चले हमें। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 2 जनपदों का स्थान देखने को मिलता है। एक अवंती जनपद एमपी के उज्जैन का क्षेत्र है। चेदी जनपद मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में देखने को मिलती है। कुछ क्षेत्र बुंदेलखंड का यूपी में, तो यूपी और एमपी में फैला हुआ था चेदी जनपद। इसकी कैपिटल थी शुक्तिमती। शुक्तिमती, कहीं कहीं शक्तिमती भी है, तो शक्तिमती या शुक्तिमती के नाम से चेदी जनपद की कैपिटल को जाना जाता था, जो कि केन नदी के तट पर बसी हुई थी। आंसर भी हो जाएगा। और अवंती शिप्रा नदी के तट पर, ठीक है ना। तो चेदी जनपद की कैपिटल शुक्तिमती केन नदी के तट पर थी। महाभारत के जो साक्ष्य महाभारत जो हमारा पौराणिक एक शास्त्र है, उसके अनुसार शिशुपाल जो कि एक राजा का उल्लेख है महाभारत में, वो कभी चेदी महाजनपद के राजा रहे थे। शिशुपाल, जिनका सिर भगवान श्री कृष्ण ने काट दिया था, क्योंकि उनको वरदान था कि 100 बार तक अगर वो भगवान श्री कृष्ण की अवहेलना करते हैं, उनका निरादर करते हैं, तो उन्हें माफ किया जाएगा। 101वीं बार में छोड़ेंगे नहीं भगवान। तो जब युधिष्ठिर का जब ताजपोशी हो रही होती है, तब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर देते हैं। तो ये महाभारत के अनुसार चेदी महाजनपद के ही राजा थे, जिसकी कैपिटल शुक्तिमती केन नदी के तट पर स्थित है। ओके। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो एमपी के मालवा में परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र कृष्ण राज थे। परमार वंश की प्रारंभिक जानकारी उदयपुर प्रशस्ति
में देखने को मिलती है। उदयपुर प्रशस्ति अभिलेख में सबसे पहली बार परमार वंश की प्रारंभिक जानकारी देखने को मिलती है। इसके अनुसार पता चलता है कि उपेंद्र कृष्णराज मध्य प्रदेश के मालवा पर परमार वंश के संस्थापक थे। ठीक है, काफी सारे परमार वंश के दूसरे भी शासक मध्य प्रदेश के मालवा पर हुए हैं, जिसमें सिंधु राज, ठीक है, और इनके पुत्र राजा भोज बहुत ही प्रतापी राजा थे। वाकपति मुंज ये भी परमार वंश के शासक थे। तो एमपी के मालवा पर इनका शासन था। धारा नगरी इनकी कैपिटल थी और उपेंद्र कृष्णराज परमार वंश के संस्थापक थे एमपी के मालवा पर। महाराजा छत्रसाल बुंदेला के पिता का नाम क्या था? तो छत्रसाल बुंदेला जो कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर बुंदेला वंश के शासक थे, इनके पिता का नाम था चंपत राय बुंदेला। आंसर सी। छत्रसाल बुंदेला ने जहांगीर की सेना को हराकर महाराजा की उपाधि धारण की थी। महाराजा, जहांगीर की सेना को हराया था। इन्हें बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है। ठीक है ना, बुंदेलखंड के शिवाजी कौन कहलाते हैं? छत्रसाल बुंदेला। इनके जीवन पर वीर रस की एक कविता है छत्रसाल दशक। किसके द्वारा लिखी गई है, बता दोगे? तो कमेंट में जरूर बताना कि छत्रसाल दशक किसके द्वारा लिखी गई है। मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलो, पेशवा बाजीराव प्रथम एवं हैदराबाद के निजाम के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो पेशवा बाजीराव प्रथम जो कि मराठा साम्राज्य के पेशवा थे, इनके मध्य और हैदराबाद के निजाम के मध्य भोपाल का युद्ध हुआ था और यह हुआ था 24 दिसंबर 1737 में। 24 दिसंबर 1737 में भोपाल का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, किसके मध्य हुआ है? पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य। इसमें ऑब्वियस सी बात है, पेशवा बाजीराव जीत गए थे और हैदराबाद का निजाम हार गया था। तो ये 1737 में हुआ था। 1740 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के खरगोन के रावेर खेड़ी में हुई थी। तो पेशवा बाजीराव की समाधि एमपी में खरगोन के रावेर खेड़ी में देखने को मिलती है, नर्मदा नदी के किनारे। भोपाल का युद्ध 1737 में हुआ था। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1857 ईस्वी की क्रांति नीमच छावनी से कब प्रारंभ हुई? तो 1857 ईस्वी की क्रांति भारत में 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुई थी। एमपी की बात करते तो मध्य प्रदेश में यह नीमच छावनी से शुरू हुई थी 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में नीमच छावनी के जो सैनिक थे वो विद्रोह कर देते हैं और इस विद्रोह को दबाने के लिए सीबी सोबर्स को भेजा जाता है उदयपुर छावनी से। उदयपुर छावनी से सीबी सोबर्स को भेजा जाता है। ठीक है ना। तो युद्ध की शुरुआत 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत एमपी में नीमच छावनी से होती है। 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में नीमच छावनी के सैनिक विद्रोह कर देते। ठीक है। 1930 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो मध्य प्रदेश के सिवनी में सिवनी जंगल सत्याग्रह या फिर इसे टुरिया जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है। जंगल सत्याग्रह यह हुआ था 1930 में। 1930 में भारत में चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। तो इसी क्रम में दुर्गा शंकर मेहता, इन्होंने सिवनी के गांधी चौक पर जाकर नमक कानून तोड़ा था। इसे ही सिवनी जंगल सत्याग्रह या टुरिया जंगल सत्याग्रह 1930 के नाम से जाना जाता है। दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में शुरू किया गया था। एक और सत्याग्रह काफी फेमस है जिसका नाम है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। यह सत्याग्रह हुआ था मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, बैतूल के घोड़ा डोंगरी। इसका नेतृत्व किया था गंजन सिंह कोरकू ने। गंजन सिंह कोरकू, याद रखिएगा। यह भी कब हुआ था? 1930 में। तो टुरिया जंगल सत्याग्रह, जिसे सिवनी जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, दुर्गा शंकर मेहता ने नेतृत्व किया था 1930 में। और घोड़ा डोंगरी जो कि बैतूल में आता है, यहां के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने 1930 में किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय।
सिंधिया वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो सिंधिया वंश के वास्तविक संस्थापक राणोजी शिंदे या फिर राणोजी सिंधिया। शिंदे सरनेम था शुरुआत में, फिर सिंधिया हुआ। तो राणोजी शिंदे सिंधिया वंश के वास्तविक और प्राथमिक संस्थापक थे। पहले राणोजी शिंदे पेशवा बाजीराव की सेना के सेनापति थे। मालवा विजय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। इसके अलावा मल्हार राव होलकर भी थे, साथ में सेनापति थे। तो इन्होंने मालवा को विजय करने में पेशवा बाजीराव की अच्छी मदद की। तब पेशवा बाजीराव के द्वारा राणोजी शिंदे को और मल्हार राव होलकर को मालवा की जागीर संयुक्त रूप से दे दी जाती है। मालवा का उत्तरी हिस्सा शिंदे जी के हाथ में आता है, सिंधिया वंश बनता है, और दक्षिणी हिस्सा मल्हार राव होलकर के हाथ में आता है और होलकर वंश की स्थापना होती है। सिंधिया वंश की स्थापना राणोजी सिंधिया करते हैं 1731 में और अपनी प्रारंभिक कैपिटल उज्जैन को बनाते हैं। याद रखिएगा, यह सिंधिया वंश की प्रारंभिक कैपिटल है उज्जैन, ठीक है ना। आगे चलकर महादजी सिंधिया सिंधिया वंश के शासक बनते हैं और ये ग्वालियर नगर की स्थापना करते हैं महादजी सिंधिया। आगे चलकर दौलत राव सिंधिया कभी सिंधियाओं के शासक बनते हैं और ये कैपिटल को उज्जैन से ग्वालियर लेकर चले आते हैं और इसके बाद अंत तक ग्वालियर सिंधिया वंश की कैपिटल रहती है, ठीक है ना। तो राणोजी शिंदे सिंधिया वंश के संस्थापक थे। महादजी सिंधिया ने ग्वालियर नगर बसाया और दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन से कैपिटल ट्रांसफर की ग्वालियर में। मध्य पाषाण कालीन आदमगढ़ शिलाश्रय के खोजकर्ता कौन थे? तो आदमगढ़ शिलाश्रय कहां पर देखने को मिलेगा? पहले तो ये नर्मदापुरम, मतलब होशंगाबाद प्राचीन समय का। नर्मदापुरम में आदमगढ़ शिलाश्रय या आदमगढ़ की गुफाएं प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं हैं, शिलाश्रय हैं, रॉक शेल्टर्स हैं। इनकी खोज का श्रेय आर.बी. जोशी को दिया जाता है 1961 में। आर.बी. जोशी ने खोजे थे आदमगढ़ की गुफाओं को। इसकी विशेषता है पशुपालन का पहला साक्ष्य देखने को मिलता है। पशुपालन का पहला साक्ष्य इतिहास में आदमगढ़ की गुफाओं में देखने को मिलता है। आदमगढ़ शिलाश्रय नर्मदापुरम में स्थित है, याद रहेगा। खोज करता है आर.बी. जोशी। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अभी हमने बात की है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह जो कि बैतूल के घोड़ा डोंगरी में हुआ था, इसका नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था। आंसर भी हो जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह बैतूल 9 अक्टूबर 1930 को हुआ था। अंग्रेजों ने जंगल कानून बनाया था और आदिवासियों के अधिकार छीन लिए थे, इसके विरोध में हुआ था। ये नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू थे। सबसे मुख्य इनमें गंजन सिंह कोरकू है, तो इन्हें याद रखिए। फिर टूरिया जंगल सत्याग्रह की हमने बात की, शिवनी जंगल सत्याग्रह के नाम से 1930 में हुआ था और इसका नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। क्लियर? तो ये स्वतंत्रता आंदोलन है एमपी के, आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर हमने मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, रिलेवेंट जितने भी डिटेल है वो बहुत ही डिटेल में समझी। साथ में जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई, अगर आपने वो ध्यान से सुनी होगी तो फर्स्ट यूनिट से अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको जल्द ही मिलने वाली है, पूरी सीरीज मिलेगी। ख्याल रखिए तब तक अपना। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, अगर आप मध्य प्रदेश जीके मेरे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही बेसिक से पूरा मध्य प्रदेश मैंने आपको वहां पर पढ़ाया है। किसी भी एग्जाम में एमपी की, चाहे पीएससी हो या स्टेट में पीबी की एग्जाम हो, आपको एमपी जीके के कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर आप ये सारे वीडियो जो कोर्स में अवेलेबल है अगर वो देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, डिटेल रिलीवेंट लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।